हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे हैं, घटनासार करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी को हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि जुलाई 2023 से लेकर के 26 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है। और आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का, साथ ही यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण मैगजीन है घटनासार की, जिसको पूरा का पूरा आपको कवर कराया जा रहा है। लगातार आप चैनल पर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, आवाज़ भी थोड़ा आपको लग रहा होगा, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, गले में दिक्कत भी है। घटनासार करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी में हम लोग जो अभी तक कवर किए हैं, जो वन लाइनर अद्यतन सार संग्रह रहा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, तो 1 से लेकर के 19 पेज तक पूरा का पूरा कवर किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल को भी कवर कर लिया गया है। अब जो टॉपिक वाइज दिए गए हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम, पूरा का पूरा इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। और यहाँ पर जो बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं, तो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जिस तरह एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन्हीं को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको पूरी बुक पढ़नी है तो आपको टेलीग्राम पर भी पीडीएफ मिल गई होगी। आपके पास बुक भी होनी चाहिए। बुक नहीं आसपास तो आप आसपास जो है तलाशी, वहाँ पर बुक ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वरना पीडीएफ प्रिंट करा लीजिए, तब निकलवाइए। अगर बुक मिल जाएगी तो आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा, मिल जरूर जाएगी, क्योंकि घटनासार फेमस है, अच्छी मैगजीन होती है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नंबरिंग की गई है, तो टोटल कुल मिला के हम लोगों को जो है लगभग 65 जो है फैक्टों को कवर करना है, महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जिसमें कि पूरा का पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर हो जाएगा। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, 3 जो नए अपराध कानून संसद से पारित हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो बेसिकली आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो आपसे जो नए बिल दिए गए हैं उनकी जगह पर कौन सा बिल आया है ना। तो जो पुराने एक्ट रहे उनकी जगह पर कौन सा एक्ट आया, यही आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई आप कानून एलएलबी के पेपर तो देने जा रहे हैं, जो कि डीपली आपसे पूछेगा, ठीक है। तो 3 नए अपराध कानून संसद से पारित हुए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय कौन कौन से हैं, तो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को भी मंजूरी प्रदान की गई है। ये जो तीनों के तीनों विधेयक हैं, आप जानते हैं, तीनों के तीनों विधेयक को राज्यसभा से 21 दिसंबर को, वहीं पर लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को, और राष्ट्रपति के द्वारा इस पर जो मंजूरी मिली 25 दिसंबर 2023 को मंजूरी मिलने के बाद, कोई भी बिल है राष्ट्रपति के असंट जब मिल जाती है तो क्या है, एक्ट बन जाता है। ये सब बेसिक बातें आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो जो नए 3 कानून आए हैं, इसमें जो प्रमुख बदलाव हैं, गंभीर अपराध के मामले की बात की गई, एक्सीडेंट मामले जो कि हिट एंड रन काफ़ी प्रोटेस्ट रहा है, तो हिट एंड रन को थोड़ा देख लीजिए। बाकी आपको बस कौन सा एक्ट जो है पास हुआ है, इस एक्ट की जगह इसको याद रखना है। गंभीर अपराध के मामले में बताया गया है कि नाबालिग से रेप के दोषी को जो है उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। हत्या की धारा जो 302 होती थी अब 101 होगी इस एक्ट में। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक यानी आजीवन कारावास की जो है सजा होगी। वहीं पर मॉब लिंचिंग के मामले में फांसी की सजा की बात की गई है। बात की जाए एक्सीडेंट मामले की, तो हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी, ये प्रावधान है। तो काफ़ी प्रोटेस्ट रहा, इसलिए हिट एंड रन को थोड़ा आप देख लीजिए। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है प्रेजेंट में, तो अब उस पर भी कानून बन गया है। सिर पर लाठी मारने वाले अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती है, अब विक्टिम्स के ब्रेन डेड की स्थिति में उस दोषी को 10 साल की सजा मिलेगी। तो ये सारी बातें हैं, बस आपको याद रखना एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 बिल जो संशोधन हुए वो पास किए गए हैं, तो 3 बिलों में संशोधन के बाद 1860 में बने जो इंडियन पीनल कोड रहा है उसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडियन पीनल कोड यानी 1860 का जो रहा है आईपीसी, इसकी जगह है भारतीय न्याय संहिता 2023। 1898 में बना था सीआरपीसी, तो सीआरपीसी 1898 की जगह क्या आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और वहीं पर जो 1872 में बना था इंडियन एविडेंस कोड, तो इंडियन एविडेंस कोड रहा वो भारतीय एविडेंस साक्ष्य, तो संहिता 2023 कर दिया गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा बिल किसकी जगह आया है। नए संशोधन के बाद अब कई धाराएं और प्रावधान बदले जाएंगे। आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जो कि अब 358 बचेंगी। वहीं पर 175 धाराएं बदलेंगी, 20 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी, ठीक है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। यहाँ पर पढ़ने को तो बहुत सारा है, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी आरओ एआरओ पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, वही यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। अगला फैक्ट है कि जो मुख्य
निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 है, ये भी पास किया गया है। तो संसद की दोनों सदनों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल विधेयक 2023 पारित किया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो विधेयक नया बिल आया है और ये पास भी हो चुका है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये पूरा का पूरा अस्तित्व में आ भी जाएगा। तो यह जो विधेयक है वो निर्वाचन आयोग, यानी जो इसके पहले जो कानून रहा है निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। किसका? 1991 का जो निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन रहा है उसकी जगह होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त एवं कार्यकाल विधेयक 2023 एक्ट हो। जब राष्ट्रपति जैसा अस्तित्व दे देंगे तो इसकी राष्ट्रपति की सहमति मिल जाएगी तो हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023। इसकी जगह आएगा दोस्तों 1991 का जो एक्ट रहा है। तो अब जो बेसिकली जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो राष्ट्रपति के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त या जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी जो नियुक्ति होगी तो उसमें CJI भी होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष का नेता भी होगा कोई, फिर सरकार आप जानते हो कोई भी सरकार हो, सरकार तो सरकार ही है। तो संसद में बिल पास होता है और वहाँ पर कहा जाता है कि जो विधेयक के प्रावधान के अनुसार कहा गया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति जो होगी चयन समिति की सिफारिश पर होगा, चयन समिति की सिफारिशों पर। तो चयन समिति किसके अंडर होगी? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करते हैं आप जानते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल। और केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो सबसे ऊपर प्रधानमंत्री। समझ पा रहे हैं बात को आप? तो अब आपको याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कि जो चयन समिति होगी वह जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति की अंडर होगी और ये समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति अपना वो नियुक्त करेंगे। चयन समिति में होगा कौन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्रधानमंत्री होंगे, वर्तमान में मोदी जी हैं तो मोदी जी रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई एक मंत्री हो जाएगा और साथ ही लोकसभा में जो प्रतिपक्ष का नेता होगा वह हो जाएगा। प्रतिपक्ष नेता नहीं है तो सबसे बड़े दल का जो नेता होगा वह शामिल होगा। तो चयन समिति में कौन कौन होगा? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का कोई एक मंडल का कोई एक मंत्री होगा, साथ ही लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल का नेता होगा। तो आप समझ पा रहे हैं इसमें सम्मिलित कौन होंगे। अब इसमें CJI अगर होते लेकिन नहीं, ठीक है। तो कौन कौन होगा आपके एग्जाम के पॉइंट से याद रखना है। प्रधानमंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा, साथ ही लोकसभा प्रतिपक्ष नेता नहीं है तो कोई सब बड़े दल का नेता इसमें शामिल होगा चयन समिति में और ये सिफारिश करेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसको नियुक्ति कर देंगे। और पहले इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करता था? तो पहले हुआ करते थे कैबिनेट सचिव, ठीक है। अब बेसिकली चयन समिति होगी, चयन समिति सिफारिश की जाएगी, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना था। बढ़ते हैं आगे। अगला है प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक है 2023। तो यह बिल जो है पारित हुआ है। तो जो विधेयक पारित हुआ यह विधेयक जो है प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लेगा। तो पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023, इसके पहले 1867 का एक्ट हुआ करता था, अब उसकी जगह पर आ जाएगा 2023 का। विधेयक में देश के समाचार पत्रों की महापंजीयक द्वारा पत्र पत्रिकाओं के टाइटल की जांच और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं। इसमें विदेशी पत्र पत्रिकाओं के संस्करण के भारत में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति भी प्रावधान किया गया है। तो विदेशी पत्र पत्रिकाओं के संस्करण भारत में प्रकाशन अगर करना है तो इसके लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का भी प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगला है आपका केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023। तो GST बिल में संशोधन किया गया। तो यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जो विधेयक 2017 रहा है उसमें संशोधन की बात की गई है। अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की जो आयु है वो 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई। तो अध्यक्ष कितने? तो 67 से बढ़ाकर इनकी 70 वर्ष। और जो सदस्य रहे हैं तो इसमें सदस्य जो होते थे वो होते थे कौन? 65 से इनकी उम्र हो गई 67 साल। तो समझ पा रहे हैं, अध्यक्ष पहले 67 था तो उनको सदस्यों को कर दिया गया और अध्यक्ष को बढ़ाकर 70 पर कर दिया गया आयु सीमा में। और जो सदस्य होंगे ये अधिकतम आयु है और जो न्यायाधिकरण के सदस्य हैं उनकी जो न्यूनतम वर्ष है आयु सीमा वो 50, अधिकतम कितना? 67, अध्यक्ष की 70। साथ ही इसका सदस्य अगर बनना है जो GST का अपीलीय अधिकरण है तो आप अधिकताओं का कम से कम अनुभव जो है वो 10 वर्ष का होना अनिवार्य किया गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकने वाला फैक्ट रहा वो ये रही। बाकी बढ़ते हैं आगे। बाकी आप जानते हो GST दिवस आप
हर साल 1 जुलाई को मनाते ही हो, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जो है लागू हुआ था जीएसटी। और विधेयक जो लाया गया हो मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह विधेयक लाया गया है। अगला है आपका ओमान की सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की यात्रा। तो ओमान की सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की यात्रा पर रहे हैं। ओमान की सुल्तान हैथम बिन तारिक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल के साथ 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक भारत की यात्रा पर रहे हैं। तो भारत की यात्रा पर रहे और मोदी से मिले। यहाँ पर हैदराबाद हाउस में इनकी बातचीत हुई थी। तो आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? ओमान की सुल्तान हैथम बिन तारिक, ठीक है, आए थे भारत, यात्रा पर रहे हैं। 16 से 18 दिसंबर हैदराबाद में मुलाकात हुई मोदी जी से। बातचीत दौरान जो है 4 एमओयू पर जो है बेसिकली जो है इनका कितने पर 4 एमओयू पर, ठीक है, तो 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की गई। तो खासकर आपसे जो पूछा जाने वाला यहाँ पर देख लीजिए कि भारत सरकार और ओमान की परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में समझौता किया है। तो आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लेंगे कि हाल ही में भारत सरकार और किस देश के बीच सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता हुआ है? तो आप बताइएगा ओमान, है ना। और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित अपराध और आतंकवाद की वित्त पोषण से संबंधित खुफिया जानकारी के आदान प्रदान की में जो है भी सहयोग जो है किया गया एवं हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित अपराध और आतंकवाद की वित्त पोषण से संबंधित खुफिया जानकारी के लिए साथ ही सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता हुआ है ओमान के साथ। भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश के लिए संयुक्त कोष की तीसरी किस्त में $30 करोड़ यानी करीब 2500 करोड़ रुपए जारी किए गए। और यह जो कोष है वो भारतीय स्टेट बैंक व ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच 50-50% की स्थापित किया गया है। तो भारत और ओमान के बीच जो संयुक्त कोष है, यहाँ पर जो बैंक मेन होगा इंडिया का वो भारतीय स्टेट बैंक है, SBI है। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है कि भारत की जो पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित जो सड़क का निर्माण है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो बेसिकली आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्टील आधारित जो सड़क है वो कहाँ है? तो जानते हो आप, पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, सूरत गुजरात होगा। तो NH6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली है ये पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिए भारत की पहली स्टील स्लैग जो आधारित सड़क है वो सूरत गुजरात में होगी। स्टील उत्पादन के दौरान स्टील स्लैग ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रति टन स्टील उत्पादन पर लगभग 1800 से 200 किलोग्राम स्टील स्लैग बनता है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट इतना ही है कि भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर होगा? तो NH6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली सड़क होगी और वह कहाँ होगी? सूरत में, ठीक है। तो यहाँ पर आप हजीरा बंदरगाह कहाँ होगा? तो हजीरा बंदरगाह गुजरात में होगा, ठीक है। और ये सूरत में होगा, ये जो आपका स्टील स्लैग आधारित जो सड़क है, कहाँ पर? सूरत में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पर नई सरकारों का गठन किया गया है। तो कौन कौन से 5 जो राज्य हैं, अभी हाल ही में चुनाव हुआ, जहाँ पर जो है 3 दिसंबर को रिजल्ट आया। तो 5 राज्यों में राजस्थान में भी बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले से थी, बीजेपी आ गई। राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, वहाँ पर बीजेपी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस थी, बीजेपी आ गई। तेलंगाना में जो है, तेलंगाना में कौन थे? ओ के चंद्रशेखर राव रहे, ठीक है। तो अब कांग्रेस वहाँ पर आ गई, तो यहीं पर केवल कांग्रेस जीत पाई थी। तो कांग्रेस यहाँ पर रेवंत रेड्डी जो है CM बने हैं। यहीं पर अगर मिजोरम की बात करोगे तो मिजोरम में वहाँ अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी रही जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन में बना ली सरकार, ठीक है। तो मिजोरम में बेसिकली सपोर्ट कर सकते हैं, बेसिकली है। तो वहाँ पर जैसे कि अब मिजोरम में है कितनी सीटें, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 40 हैं। तो 40 में वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी उसने 27 सीटें जीत रखी थी, है ना। तो बीजेपी 2 ही पाई थी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा क्या जा सकता है, जो विधानसभा चुनाव हुए हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री बेसिकली बना कौन है, साथ ही वहाँ का राज्यपाल कौन है, और उस विधानसभा में कितनी सीटें हैं, और विधानसभा अध्यक्ष। इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाकी और आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कुल जो टोटल विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर 199 दी है। आपको याद रखना है 200 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव जो हुए थे 199 पे हुए थे। तो राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। कितनी है? 200। तो विधानसभा की सीटें 200 हैं। वहीं पर अगर लोकसभा की बात की जाए तो राजस्थान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है दोस्त? लोकसभा की 25 हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो 10 हैं, ठीक है। तो 199 सीटों पर चुनाव हुआ था और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200 है, याद रखना है, ठीक है। राजस्थान की राजधानी आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। राजधानी अगर पूछा जाता है तो जयपुर होगी। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र, ठीक है। तो श्री कलराज मिश्र यहाँ की जो है आपकी राज्यपाल हो जाएंगे, कलराज मिश्र।
और मुख्यमंत्री यहाँ के जो बने हैं वो श्री भजन लाल शर्मा है। ठीक है, भजन लाल शर्मा जी। कौन है? भजन लाल शर्मा। और भजन लाल शर्मा के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। एक तो महिला है दिया कुमारी, है ना, तो सुश्री दिया कुमारी हो जाएंगी, सुश्री दिया कुमारी महिला उप मुख्यमंत्री। और एक उप मुख्यमंत्री और हैं प्रेमचंद बैरवा। ठीक है, तो प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, ये है उप मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री है राजस्थान के नए भजन लाल शर्मा। राजधानी जयपुर, राज्यपाल कलराज मिश्र। विधानसभा सीटों की संख्या 200, लोकसभा कितनी? 25, राज्यसभा 10। और राजस्थान, एक और तथ्य पढ़ते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो स्टेट है वो राजस्थान है, और अपना यूपी जो है वो चौथे नंबर पर है। बढ़ते हैं अगले प्रदेश की ओर। अगला प्रदेश है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 230 है, लोकसभा सीटों की संख्या 29 है लोकसभा, और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा वहाँ पर जो है वो 11 सीटें हैं। लोकसभा 29, राज्यसभा 11। विधानसभा सीटें आपको याद रखना है, जो हाल ही में चुनाव हुआ है 200 सीट। कितनी है? 230 सीट है। तो 163 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो ये कौन जीता है इसका मतलब नहीं, आपको सीट याद रखना है। विधानसभा सीटें 230 है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री एक डॉक्टर मोहन सिंह यादव बने हैं। ठीक है, तो इस तरह है, आपको याद रखना। छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 90 है टोटल। तो 90 टोटल विधानसभा सीटें हैं। तेलंगाना में टोटल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या है 119। कितनी है? 119 है। 119 विधानसभा सीटें हैं। वहीं पर मिजोरम में टोटल विधानसभा सीटें 40 हैं। एक यहीं की क्षेत्रीय जो पार्टी है जोरम पीपुल्स मूवमेंट्स निकली हुई है ये, तो JDPM पार्टी है। तो इसके जो मुखिया है वो IPS अधिकारी रहे पुराने, तो लाल दुहोमा। ठीक है, वहीं पर रेवंत रेड्डी की बात की जाए तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस पार्टी से हैं। तेलंगाना में एक उप मुख्यमंत्री भी हैं, भट्टी विक्रम मार्को को बनाया गया है। रेवंत रेड्डी चंद्रशेखर राव के बाद प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि तेलंगाना जो राज्य बना आंध्र प्रदेश से टूटकर 2014 में बना हुआ है। ठीक है, तो तेलंगाना का वो फाउंडेशन डे भी ये लोग मनाते हैं। कब अलग हुआ है? तो जो जून, ठीक है, 2 जून 2014 है दोस्तों। कितना है? 2 जून 2014। ठीक है, मध्य प्रदेश के बने हैं डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, एक राजेंद्र शुक्ला, दूसरे जगदीश देवड़ा। वहीं पर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हुआ करते थे नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है मध्य प्रदेश का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो आदिवासी समुदाय के हैं विष्णुदेव साय। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने हैं। और वहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है वो है विष्णु भूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। विष्णु साय के साथ अरुण साव और विजय शर्मा राज्य के जो है उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। 3 ही बातों को आपको याद रखना है। जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री पूर्व हुआ करती थी रमन सिंह। ठीक है, तो भूपेश बघेल जो कांग्रेस थे, इसके पहले बीजेपी से रहे हैं रमन सिंह, तो अब वहाँ का इनको बना दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष। तो रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। MP का किसको नया बनाए? तो कौन है? जो केंद्रीय कृषि मंत्री रहे पूर्व, दैट जो नरेंद्र सिंह तोमर। राजस्थान में है तो भजन लाल शर्मा राज्य के नए मुख्यमंत्री, कलराज मिश्र वहाँ के राज्यपाल हैं। दिया कुमारी प्लस प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जो भजन लाल शर्मा है राजस्थान के मुख्यमंत्री, बेसिकली ये पहली बार जो है विधायक बने हैं, और ये फिर उसके बाद मुख्यमंत्री भी बन गए। मिजोरम की बात की जाए, जहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, तो यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी है JDPM। इसकी जो मेन कर्ता धर्ता है लाल दुहोमा। कौन? लाल दुहोमा। तो लाल दुहोमा को जो है आइजोल की जो राज्यपाल है हरिबाबू के द्वारा इनको जो है शपथ दिलाई गई है लाल दुहोमा। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, विधानसभा सीटें 40 हैं, राज्यपाल हरिबाबू हैं। ठीक है, बाकी मिजोरम में सीटों की संख्या लोकसभा राज्यसभा एक ही है, सिंगल। तो ये मेन बातें हैं। और बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। तो जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है, विधानसभा सीटों की संख्या, मुख्यमंत्री कौन बना है, राज्यपाल कौन है वहाँ का, इतने ही आम की चीज़ें हैं। मेन जो
हैं आपके, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया एमपी का विधानसभा अध्यक्ष, है ना, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के रमन सिंह को वहाँ का विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है। अगला है आपका कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जम्मू कश्मीर जो 370 को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या है निरस्त करने के जो 370 रहा उसको निर्णय को क्या है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिल्कुल ठीक है, उसको बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जानते हो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इस समय DY चंद्रचूड़ जी हैं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि जो राज्य की सरकार की सहमति है वो आवश्यक नहीं और अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान माना गया है। प्रोविजन आप पढ़ते हो पॉलिटी में, स्पेशल जो सेक्शन है 370 से संबंधित, वो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, 70-71 है ना, इस तरह। तो उनको आप देख लीजिएगा कौन से सेक्शन के आर्टिकल के तहत कौन सा राज्य आता है। तो उनमें जम्मू कश्मीर का 370, तो राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य जो निर्णय लिया गया है 370 निरस्त होने का बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव कराने का निर्देश दिया है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने पर जोर दिया है। तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करा दो वहाँ पर विधानसभा के लिए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुदुचेरी में तो चलता है आपका विधानसभा चुनाव जो विधायक होते हैं। तो जम्मू कश्मीर में भाई स्टार्ट करो 29 सितंबर 2024 तक करवा दो आप चुनाव। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित इस संविधान पीठ में शामिल अन्य न्यायाधीश थी न्यायमूर्ति SK कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो जम्मू कश्मीर के लिए जो ऑर्डर दिया गया है 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवा देना है। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ है हुरुन इंडिया टॉप 100 अंडर 30, यानी कि जिनकी एज 30 वर्ष तक है और टॉप 100 उद्यमियों में इनकी सूची में कौन सा किसका स्थान है यहाँ पर आपको देखना है। तो हुरुन इंडिया जो टॉप 100 अंडर 30 सूची में 30 वर्ष और उससे कम उम्र के जो 100 उद्यमियों को स्थान दिया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कौशल का प्रदर्शन किया है। क्विक कॉमर्स एप्लीकेशन जेप्टो की संस्थापक हैं कैवल्य बोहरा। क्विक कॉमर्स एप्लीकेशन जेप्टो के संस्थापक कौन, कैवल्य बोहरा और आदित्य पालीचा, इनको जो है सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त है। ठीक है, इनकी उम्र आप देख पा रहे हैं, कैवल्य बोहरा 21 वर्ष के, आदित्य पालीचा की बात की जाए तो 22, इन दोनों ने शीर्ष जो है स्थान प्राप्त किया है। तो हुरुन इंडिया टॉप 130 सूची में किसने टॉप किया है, कैवल्य बोहरा और आदित्य पालीचा। वहीं पर दूसरे स्थान पर 24 वर्षीय नीलकंठ भानु प्रकाश है जिन्होंने भंजू की स्थापना की है। ठीक है, तो क्विक कॉमर्स एप्लीकेशन जेप्टो के संस्थापक कैवल्य बोहरा और आदित्य पालीचा ने टॉप स्थान प्राप्त किया है हुरुन इंडिया टॉप 130 में। दूसरे पर कौन है दोस्त, तो नीलकंठ भानु है, इतना याद रखना है। इस साल जेप्टो को 200 मिलियन जेप्टो को $200 मिलियन की फंडिंग मिली है जिसका मूल्यांकन $1.4 बिलियन तक पहुंच गया है, जो इसे 2023 के पहले भारतीय यूनिकॉर्न के रूप में चिन्हित करता है। तो 2023 के जो पहला भारतीय यूनिकॉर्न के रूप में चिन्हित किया गया जेप्टो कौन होगा, जेप्टो कंपनी, जिसके संस्थापक कौन, जिन्होंने टॉप किया है कैवल्य बोहरा, आदित्य पालीचा। ठीक है, स्किल मैटिक्स की 27 वर्षीय देवांशी केजरीवाल, 30 वर्ष से कम उम्र की हुरुन इंडिया टॉप 100 में सबसे कम उम्र की महिला है। तो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि हुरुन इंडिया टॉप 100 में टॉप किसने किया है, तो कैवल्य बोहरा और आदित्य पालीचा है जो कि क्विक कॉमर्स एप्लीकेशन जेप्टो की संस्थापक है। दूसरे स्थान पर है भंजू की जो संस्थापक नीलकंठ भानु है। वहीं पर महिलाओं में अगर पूछ लिया जाए कि महिलाओं में टॉप करने वाला कौन है, ये 27 वर्षीय देवांशी केजरीवाल है जो कि सबसे कम उम्र की महिला है। तो सबसे कम उम्र की महिला कौन है, देवांशी केजरीवाल है। और देवांशी जो केजरीवाल है स्किलमैटिक्स नामक जो एडिटेक स्टार्टअप है इसकी को फाउंडर है, सह संस्थापक। इस चार्ट में थोड़ा आप देख लीजिए। अगला है आपका भारत बांग्लादेश के बीच है अगरतला अखौरा रेल लिंक का उद्घाटन। तो आपसे एग्जाम में बस पूछ लेंगे कि अगरतला अखौरा रेल लिंक का उद्घाटन है भारत और किस कंट्री के बीच है। अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, अगर आप इतना पढ़ते हैं ज्योग्राफी में और आपका दिमाग काम करता है तो आप लिंक कर ले जाएंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच है। त्रिपुरा जो है आपका मैप में देखेंगे तो बांग्लादेश से जो है तीनों तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ठीक है, तो भारत का ये राज्य त्रिपुरा है जो कि बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक ही कंट्री के साथ निर्धारित करता है और वो है बांग्लादेश के साथ। तो अगरतला त्रिपुरा और
अखौरा बांग्लादेश के बीच रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है। जो अगरतला अखौरा रेल लिंक है ये जो है 12.24 किलोमीटर 12.24 किलोमीटर इस डबल गेज रेल लिंक में 6.78 लंबा रेल लिंक बांग्लादेश में होगा और वहीं पर 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन त्रिपुरा में है। तो आपके एग्जाम में बस इतना ही पूछ लिया जाएगा। अगरतला अखौरा रेल लिंक का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ किया है। तो बेसिकली ये भारत और बांग्लादेश की संयुक्त जो है रूप से जो है रेल लिंक का उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना और इंडिया की है भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साथ ही दो अन्य परियोजनाएं भी हैं। एक तो 1 नवंबर को उद्घाटन जो किया गया इसमें 65 किलोमीटर लंबी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश के रामपाल में जो है मैत्रीय सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2 भी शामिल है। तो आपसे पूछ लेंगे कि मैत्रीय सुपर थर्मल पावर प्लांट भारत और किस कंट्री, तो भारत बांग्लादेश। मैत्री जहां आएगी आप समझ जाएंगे कि मैत्री यानी बांग्लादेश। मैत्री एक्सरसाइज भी है। मैत्री जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये जो है भारत की एनटीपीसी और बांग्लादेश की पावर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा मिलकर भारत की मदद से की गई है। बढ़ते हैं अगली की ओर। अगली न्यूज़ खबरों में रही है कि भारत मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को बुलाने के लिए सहमत हो गया है। तो वहाँ का जो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज़ू, ठीक है, मोहम्मद मोइज़ू, ये थोड़ा चीनी प्रो है, चीनी मीठा नहीं, चाइनीज है ना। तो भारत मानवीय कार्यों पर काम करने के लिए मालदीव में तैनात जो लगभग 75 भारतीय जो सैन्य कर्मी इनको वापस बुलाने की जो मालदीव की नई सरकार के अनुरोध पर सहमत हो गई। तो बेसिकली जो है दुबई में हुआ था COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन। तो यहाँ से ये भी फैक्ट आपके दिमाग में आ रहा है कि COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई में। तो वहाँ पर मोदी जी से मिले थे वहाँ के राष्ट्रपति मालदीव के मोहम्मद मोइज़ू। मौके पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की 2 दिन बाद 3 दिसंबर को यह बात कही मोदी जी से, क्योंकि वहाँ पर ये चुनाव ही जीते हैं इसी दम पर। तो भारत के बाहर जो भारतीय सेना काम कर रही है, आखिर वहाँ पर जो नियुक्ति की गई थी भारतीय सेना की वो 2013 से जो है वो तैनात किए गए थे। वर्ष 2013 से भारतीय सैनिक जो है मालदीव के लामू और अदू द्वीपों पर जो है वो तैनात थे। 2013 में तैनात थे, 2023 में बात की गई वापसी की। 75 भारतीय सैन्यकर्मी हैं। बस इतना ही याद रखो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू 2013 से वहाँ पर तैनात रहे हैं लामू और द्वीप पर, और वहाँ से जो है भारतीय सेना को वापस बुला लिया गया है। अगली न्यूज़ है भूटान नरेश की भारत यात्रा। तो भारत की आधिकारिक यात्रा पर जो रहे हैं 3 से 10 नवंबर 2023 को वो भूटान के नरेश कौन, जिग्मे खेसर नाम ग्याल वांगचुक। तो भूटान की नरेश कौन, जिग्मे खेसर नाम ग्याल वांगचुक 3 से 10 नवंबर 2023 को भारत की यात्रा पर रहे हैं। भूटान में 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण की प्रगति पर दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया। अब आपके एग्जाम में क्या पूछ लिया जाएगा कि पुनात सांगछू द्वितीय जो जल विद्युत परियोजना है भारत और किस देश से संबंधित होगा। आपके ऑप्शन में दे देंगे भारत प्लस यहाँ पर दे देंगे भूटान, नेपाल। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो नेपाल और भूटान में। तो याद रखिएगा कंट्री किसके साथ है, पुनात सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना ये जो है भूटान और भारत की साथ है। कौन सी है, भूटान, ठीक है। तो भूटान है ना, पुरांग छू छू मंत्र हो जाएगा भूत। तो इस तरह थोड़ा याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। वहीं पर भूटान के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के निर्णय को भारत ने स्वागत किया। तो इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है इसमें शामिल हुआ है भूटान। तीसरे देश के लोगों के प्रवेश के लिए असम में डारंगा तथा भूटान में सामद्रुप चोंगखार में इमिग्रेशन चेक पॉइंट के लिए सहमति दोनों पक्षों में बनी है। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो इमिग्रेशन जो चेक पॉइंट है हाल ही में असम में डारंगा इमिग्रेशन चेक पॉइंट किस देश से संबंधित होगा, तो भारत और भूटान में इसी के लिए जो है द सामद्रुप चोंगखार है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अगला है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 संसद में पारित। तो ये जो 2023 विधेयक पारित हुआ है यह एक्ट हुआ करता था 2009। तो 2009 में ये संशोधन कर रहा है। तो केंद्रीय विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करेगा जो विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करता है।
तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब का है? वर्ष 2009। इसी में संशोधन की बात की गई है। विधेयक में तेलंगाना में, कहाँ पर? तेलंगाना में। विधेयक में तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है और इसका नाम शमक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। तो यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंट निकल रहा है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है हाल ही में भारत के किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, या ऐसे ही पूछ ले कि शमक्का सरक्का सेंट्रल जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है किस राज्य में होगी, तो याद रखिएगा तेलंगाना। किस राज्य में दोस्त? तेलंगाना में। इतनी बातें आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग 2023। तो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है पहली डेल्टा रैंकिंग। पहली डेल्टा रैंकिंग है 2023। तो डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। इसमें जो है देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की उपलब्धियों पर जो है ये बात की गई। तो आकांक्षी जिले पहले स्टार्ट किए, फिर आकांक्षी ब्लॉकों की भी बात कर दी गई, क्योंकि जिले तो डेवलप होंगे लेकिन ब्लॉक डेवलप हों, तो ब्लॉक जब डेवलप होंगे तो जिले भी अपने आप डेवलप ही हो जाएंगे। तो जो आपका एस्पिरेशनल जो ब्लॉक प्रोग्राम है इसके लिए, तो एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है नीति आयोग के अंडर, ब्लॉक भी नीति आयोग अंडर, तो एस्पिरेशनल जो ब्लॉक प्रोग्राम है इसके लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के तिरियानी कुमरम भीम ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा पहला डेल्टिंग रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में किस ब्लॉक ने जो है रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये तेलंगाना का है। तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट है आसिफाबाद और यहाँ का है ये तिरयानी, क्या नाम है? तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक है और इसी ने टॉप किया है। वहीं पर यूपी स्पेशल की बात करोगे तो यूपी में देखोगे तो इस रैंकिंग में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला का जो ब्लॉक है एक कौशाम्बी ब्लॉक। तो दूसरे स्थान पर यूपी का है कौशाम्बी ब्लॉक, पहले पर तेलंगाना का है तिरियानी, ती से तिरंगाना और ती से तिरियानी है ना, तेलंगाना का तिरियानी कुमुरम ब्लॉक है पहले स्थान पर, दूसरे का अपने यूपी का है कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का कौशाम्बी ब्लॉक। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत जो है पहले पर है तिरियानी, दूसरे पर है कौशाम्बी ब्लॉक में यूपी का है दूसरा, पहले तेलंगाना का रहा तिरियानी। वहीं पर नीति आयोग के द्वारा अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम रैंकिंग की घोषणा भी की गई और इस पहल में उड़ीसा के जो रायगढ़ जिला और बिहार का जमुई जिले ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम किसका है? नीति आयोग के द्वारा रैंकिंग इसमें दी गई है। उड़ीसा का एक रायगढ़ जिला है उसने टॉप किया है, वहीं बिहार का जो जमुई जिला है वह दूसरे स्थान पर रहा है। कार्यक्रम के दौरान एक अनोखी पहल का अनावरण भी किया गया, जहां एबीपी और एडीबी के यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक और एस्पिरेशनल क्या है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शीर्ष रैंकर को नीति आयोग में वॉल ऑफ फेम पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो वॉल ऑफ फेम पर कौन प्रदर्शित होगा? जो दोनों में टॉप करेगा, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट दोनों में। तो बेसिकली जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है इनको 6 क्षेत्रों में 6 जो है जोनों में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन या क्षेत्र में 2 ब्लॉकों को रैंकिंग दी गई है। तो जोन 1 के तहत पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहीं जोन 2 में जो है उत्तर भारत की जो है इसमें राज्य जो है वो शामिल है। तो उत्तर भारत में आप जानते हो उत्तर प्रदेश आएगा, तो जोन 2 के तहत उत्तर प्रदेश जो है आ जाएगा आपका। और उत्तर प्रदेश यहाँ पर आप देखेंगे तो हरैया है बस्ती का, है ना, और बिरनो ब्लॉक है गाजीपुर उत्तर प्रदेश का। तो अपना जोन 2 याद रखो, ठीक है। तो नीति आयोग की जो पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, एस्पिरेशनल ब्लॉक में देखेंगे तो आपका तेलंगाना का रहा है तिरियानी, ठीक है, तेलंगाना का रहा है आपका तिरियानी, नाम क्या? तिरियानी कुमरुम ब्लॉक, ठीक है। तो तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक रहा है टॉप पर। वहीं पर दूसरे नंबर पर जो है यूपी का रहा है कौन सा ब्लॉक? कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का कौशाम्बी ब्लॉक टॉप पर रहे हैं। इसके अलावा एस्पिरेशनल जो ब्लॉक प्रोग्राम, इसके अलावा भी जो है नीति आयोग ने एक प्रोग्राम दैट इज अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट, तो अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम रैंकिंग भी उसमें जारी की। तो रैंकिंग में कहा कि भारत की जो राज्य जिनको बेसिकली जो है जोन में बांटा गया है, तो उत्तर भारत जोन में आता है आपका उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है हरैया है बस्ती का ब्लॉक, ठीक है, बस्ती का हरैया ब्लॉक यूपी स्पेशल के लिए, और गाजीपुर का बिरनो है। इन्होंने जो है यहाँ पर जो है क्रमशः रैंक 1 और रैंक 2 प्राप्त किया है जोन 2 के तहत, यानी उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में यूपी जो है टॉप किया है, जो कि ब्लॉक है यहाँ हरैया और बिरनो गाजीपुर का है, बस्ती का हरैया है। इतना ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सभी श्रेणी में जो विजेता है इनको शीर्ष रैंक के लिए 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा। उन ब्लॉकों को कितना? 1.5 करोड़ रुपये।
कितना दोस्तों, 1.5 करोड़ रुपए। वहीं पर दूसरी रैंक वाले जो होंगे उनको 1 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो पूरे भारत में जो है जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है ये जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आकांक्षी हो गया आपका कौन सा ब्लॉक। तो आकांक्षी अगर ब्लॉक कार्यक्रम पूछा जाता है तो जनवरी 2023, वहीं पर आकांक्षी अगर जिला कार्यक्रम पूछा जाता है तो इसके पहले जिला भी स्टार्ट हो चुका था, वर्ष रहा है 2018। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो आपका है ADP है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है, जनवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया और ब्लॉक कार्यक्रम को जनवरी 2023 में नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। बाकी डेट वगैरह अगर पूछ ले ब्लॉक कार्यक्रम का तो 7 जनवरी। अगली न्यूज़ है आपका 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन सिंपल सी बात कोलकाता में होगा, वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। इसमें बेसिकली जो इजरायली फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ द नोबडी ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, और जनता दत्ता की जो चलचित्रों एक ने है समासल में स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला है आपका भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का जो 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये पणजी गोवा में आयोजित हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? पणजी गोवा में। गोवा की राजधानी है पणजी, तो पणजी में हुआ था। महोत्सव की जो उद्घाटन फिल्म रही वो कैसिंग डस्ट रही है, जिसके निर्देशक स्टुअर्ट गैट हैं। महोत्सव की समापन फिल्म जो रही द फेवरेट, जिसके निर्देशक रॉबर्ट कोलोडनी है। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसमें आपको स्वर्ण और जो है, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में रहा है पणजी, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है एक इसके ईरानी निर्माता निर्देशक जो अब्बास अमीनी, इनकी फिल्म है एंडलेस बॉर्डर्स। तो एंडलेस बॉर्डर्स जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है उसको स्वर्ण में और बाकी के सबको जो है रजत। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अगर पूछा जाता है तो बुल्गारिया, और इनकी फिल्म रही स्टीफन कोम्ड। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म याद रखो एंडलेस बॉर्डर्स, जिसके निदेशक अब्बास अमीनी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन? बुल्गारिया के निर्देशक हैं कोमांडेरेव। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन? कोमांडेरेव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है पूरिया रहीमी शैम, जो कि ईरानी अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन? फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं मैलेनी थिएटरी। कौन है? मैलेनी थियरी है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं 54वें फिल्म महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय गोवा का। वहीं पर जूरी का जो विशेष पुरस्कार है, जूरी का विशेष पुरस्कार भारतीय निर्माता निर्देशक ऋषभ शेट्टी, जो कि कन्नड़ फिल्म इनकी रही है कांतारा, के लिए इनको मिला है जूरी का विशेष पुरस्कार। किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है वो है रेगर आज़ाद काया। कौन है? रेगर आज़ाद काया। और इसी में वेब सीरीज भाई आजकल OTT चल रही, तो OTT में क्या है कि सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का जो दिया गया वो दीपक कुमार मिश्रा पंचायत सीजन 2 के लिए। और वहीं पर सिनेमा में जीवंत पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत रे पुरस्कार किसको दिया गया? तो हॉलीवुड के निर्माता निर्देशक माइकल डगलस को। किसको? माइकल डगलस। इसके बाद भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान किसको मिला है? माधुरी दीक्षित को। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगला है आपका भारत में साइबेरियाई बाघों का पहला जोड़ा 12 साल बाद दार्जिलिंग पर पहुंचा है। तो बस आपसे इतना पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि साइबेरिया में जो आए हैं बाघ साइबेरिया से, वो कहाँ पहुँचे? दार्जिलिंग। 12 साल बाद आए। या पूछ लेगा कि दार्जिलिंग जो पहुँचे हैं पहला जो जोड़ा आया है 12 साल बाद, वो किस दिन? तो साइबेरियाई बाघ हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में 2 लुप्तप्राय साइबेरियाई बाघ का पहला जोड़ा दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में पहुंचा है। तो लेन देन के चक्कर में पहुंचा है, आप समझ रहे हैं, कुछ जाएंगे तो कुछ आएंगे। तो साइबेरियाई बाघ लारा, कौन? लारा और अकामास। नाम क्या है? लारा अकामास। लारा और अकामास 12 साल बाद कोलकाता हवाई अड्डे से 2 विशेष एम्बुलेंस में दार्जिलिंग पहुंचे हैं। तो एक तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर होगा? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होगा। ये पार्क में जो है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है ये। तो पद्मजा नायडू भारत जूलॉजिकल पार्क भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है। 2007 तक साइबेरिया जो बाघ रहे उसकी मेजबानी की। ये बाघ पशु विनिमय कार्यक्रम, समझ रहे हैं आप, पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत आए हैं। एक हिस्से के रूप में साइप्रस से 2 दार्जिलिंग पहुंचे हैं, साइप्रस से। तो भारत का जो पशु विनिमय कार्यक्रम है इसके हिस्से के रूप में लाल पांडा, तो लाल पांडा को भेजा गया भैया। लाल पांडा साइप्रस के पापों से चिड़ियाघर में भेजा गया। तो साइबेरियाई बाघ हैं
साइप्रस से आए, याद रखिएगा दार्जिलिंग में आए हैं, और इसकी जगह इंडिया से गया है लाल पांडा। पूर्वी भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 1986 में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगला है भूटान में असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा भूटान ने की है। तो हाल ही में आपसे पूछ लिया जाएगा कि असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की जो घोषणा की है वह किस देश ने की है, तो भूटान होगा। और भूटान की राजा कौन है? जिग्मे खेचर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, तो याद रखना है। भारतीय राज्य असम की सीमा को साझा करने वाले इस प्रोजेक्ट का नाम गोंगे फू स्मार्ट सिटी परियोजना है। आपसे एग्जाम में पूछ भी लेंगे कि गोंगे फू स्मार्ट सिटी परियोजना किस स्टेट से संबंधित होगी? असम। दूसरी बात, भूटान देश संबंधित है ना, क्योंकि अगर पूछ ले कि किस राज्य से संबंधित होगा तो हाल ही में पूछ ले कि हाल ही में भूटान ने अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की। और भूटान से सटे हुए जो आपके उत्तर भारत के आपके जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट वाले दे दें आपको, है ना। अब भूटान आपका लगा हुआ है। भूटान यहाँ पर देखेंगे तो आपका सिक्किम है, और यहाँ से पश्चिम बंगाल भी घूमते घूमते पहुँचा है, तो वेस्ट बंगाल भी है, और उसके बाद आपका असम है। ये पूरा असम है ना, तो ये असम होगा। तो याद रखिएगा असम की बात की गई यहाँ पर। और ऊपर यहाँ देखेंगे तो कोने में आपका अरुणाचल प्रदेश भी है। तो भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य भारत के कितने हैं? तो 4 राज्य हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 4 में कौन होगा? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो SWAA। जब मैपिंग आप करते होंगे तो आपको एक विजुअलाइज आप आँख मूंदेंगे तो आपको दिख जाएगा कौन सा कहाँ स्टेट होगा, क्योंकि नॉर्थ स्टेट से संबंधित कुछ पूछ लेते हैं मैपिंग में, आप घबरा जाते हैं, तो आप उसको देख लीजिए मैप से एक बार। ठीक है, तो स्टेट बाउंड्री जो शेयर करते हैं उनको आप याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट वाले खासकर। बाकी आप जानते हो सबसे पहले जो ट्रिक है आपकी बचपन MBA वाली, तो बचपन है, बचपन तो बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है। MBA, यम का मतलब हो गया म्यांमार, बी यहाँ पर होगा भूटान, और VA से अफगानिस्तान। तो बचपन MBA याद रखिए। 20 यहाँ पर बांग्लादेश है, 5 स्टेट हैं इसके साथ शेयर करने वाले। चाइना के साथ भी 5 स्टेट हैं इंडिया के शेयर करने वाले बॉर्डर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ भी 5 हैं, नेपाल के साथ भी 5 हैं, म्यांमार के साथ 4 हैं, भूटान के साथ 4 हैं, और अफगानिस्तान के साथ 1 है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो ये हैं शेयर करने वाले। अगर आपको संख्या याद रहेगी तो आप विजुलाइज करेंगे तो आप मिला ले जाएंगे लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी है। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर जो रेलवे होगा वो बेंगलुरु कर्नाटका में, यही आपसे पूछ लेंगे। तो 287 किलोमीटर का होगा भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे। कितना? 287 किलोमीटर। तो 287 किलोमीटर का होगा, 287 किलोमीटर, और यह भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा 287 किलोमीटर का। तो ये 7 रेलवे ट्रैक पर पूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अभी तक चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा जो सर्कुलर रेलवे रहा है वह 235.5 किलोमीटर यानी 235 किलोमीटर ही रहा है, लेकिन अब जो बनेगा बेंगलुरु कर्नाटका में जो है वो कितना है? 287 किलोमीटर का। तो एग्जाम में बस पूछ लेंगे कि भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ पर होगा, तो बेंगलुरु कर्नाटका में। इसके पहले चेन्नई में था 235 किलोमीटर का। बढ़ते हैं अगले समय की ओर। अगला है आपका भारत का सब जो गरबा नृत्य है। गरबा कहाँ का है? तो गरबा आपका गुजरात का है। तो गरबा नृत्य को यूनेस्को में जो है सूची में शामिल किया गया है। गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। इससे पहले 2021 में कोलकाता का दुर्गा पूजा इसमें शामिल किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि हाल ही में दिसंबर 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इस नृत्य को शामिल किया गया है, तो गरबा होगा गुजरात का। इसके पहले 21 में कोलकाता का दुर्गा पूजा रहा है। गरबा बेसिकली गरबा गुजराती लोक नृत्य का एक रूप है जो 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का जश्न है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगला है आपका केन्या के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। केन्या के राष्ट्रपति कौन? विलियम सामोई रूटो। याद रखो, आप एग्जाम में पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से केन्या के राष्ट्रपति कौन? विलियम सामोई रूटो। ठीक है, तो भारत यात्रा पर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखो नाम विलियम सामोई रूटो हैं। राष्ट्रपति कहाँ के हैं? केन्या के। तो दिसंबर में रहे भारत की यात्रा पर। हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी से। भारत से जो है 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर जो है यानी 2084 करोड़ से ज़्यादा जो है ऋण की सहायता भी दी गई केन्या को।
इसके अलावा बातचीत के दौरान भारत और केन्या ने आपसी व्यापार को डॉलर की जगह रुपए में करने पर सहमति भी व्यक्त की। साथ ही केन्या यूपीआई के प्रोग्राम के लिए भी तैयार है। आरबीआई ने जिन 22 देशों में स्पेशल रुपए यानी बोस्टो खाते खोलने की मंजूरी दी उसमें केन्या भी शामिल है। बोस्टो खाता क्या होता है? तो बोस्टो खाता ऐसा खाता है जिसे घरेलू बैंक किसी दूसरे देश में विदेशी बैंकों के रूप में रखते हैं, लेकिन इसमें घरेलू बैंक की मुद्रा या करेंसी होती है। घरेलू बैंक इसका उपयोग अपने उन ग्राहकों को इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस देने के लिए करते। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि केन्या के राष्ट्रपति कौन? विलियम सामुएल रूटो। अगला है गुजरात सरकार ने घोल मछली, कौन सी मछली है दोस्तों? घोल मछली। तो घोल मछली को इसने जो है राज्य मछली का दर्जा प्रदान किया है। अहमदाबाद में 2 दिवसीय, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर रहा है, तो ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में। घोल मछली जो है ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली में से एक मछली है। सुनहरे भूरे रंग वाली इस मछली का वैज्ञानिक जो नाम है वो है प्रोटोनोविया डाइकैंथस। इसे सोने के दिल वाली मछली भी कहा जाता है। तो हाल ही में ये आपसे पूछ ले कि घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा किसने दिया? गुजरात ने। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। अगला है कि भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रॉनिक नाव बराकुडा जो लॉन्च की गई कहाँ? तो केरल में। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी है? तो बराकुडा। ठीक है, कौन सी है? बराकुडा नाम है। पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बराकुडा। तो बराकुडा क्या है? एक बोट है, सोलर इलेक्ट्रिक बोट। इसको 13 दिसंबर 2023 को केरल के अलापुझा में अरूर के पास स्थित नोवाल्टी सोलर और इलेक्ट्रिक नाव के यार्ड में लॉन्च किया गया है। इसका नाम तेज लंबी मछली बराकुडा नाम रखा गया है। तो बराकुडा जो नाम रखा गया है, इसका नाम जो तेज लंबी मछली है एक बराकुडा, उसी के नाम पर रख दिया गया है इसका। ठीक है, तो ये सबसे तेज, भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट है और इसका नाम रखा गया है बराकुडा। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो केरल में है स्थित अलापुझा में अरूर के पास स्थित है नेवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक नाव के यार्ड में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? केरल में, बराकुडा। तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी है? बराकुडा, केरल से लॉन्च की गई है। और इसका जो निर्माण है, इस जहाज का निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा किया गया था। और मझगांव जो डाक लिमिटेड है जो कि मुंबई डाक पर पर्यावरण अनुकूल जहाज पेश करेगा। अगला फैक्ट आपके एग्जाम में है। अगला फैक्ट है कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने सर्वाधिक 18 जीआई टैग प्राप्त की है। तो देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने 4 दिसंबर 2023 को एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो पूरे भारत में एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा रहा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी तक 27 जो है उत्पाद जीआई टैग मिल चुके हैं। तो 18 तो एक दिन में मिल गया, 4 दिसंबर 2023 को। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं बेसिकली। तो बेरी नाग चाय उत्तराखंड जीआई टैग प्राप्त। बिच्छू बिछुआ बूटी कपड़ा जो कि यह हिमालयन नेटल फाइबर से बना बिच्छू बिछुआ है, इसका जीआई टैग इसको दिया गया है। तो आपसे पूछ लेंगे कि हाल ही में हिमालयन नेटल फाइबर से बना बिच्छू बिछुआ को जीआई टैग हाल ही में किस प्रदेश के द्वारा दिया गया है, यानी किस प्रदेश का उत्पाद? अब हिमालयन आ गया, अब आपको ऑप्शन में मिल गया क्या? हिमाचल प्रदेश, और आप लगा के चले आए। तो याद रखिएगा उत्तराखंड का है। वहीं पर मंडुआ को जीआई टैग मिला। ये सभी उत्पाद कहाँ के हैं आपके? मंडुआ है, धंगोरा है, गहत है, लाल चावल, काला भट्ट जो कि एक काला सोयाबीन है जिसे कि ग्लाइसिन मैक्स भी कहा जाता है, इसका जीआई टैग मिला है। माल्टा फल को जीआई टैग दिया गया है। चौलाई जो कि रामदाना, इसको जीआई टैग मिला है। बुरांस का रस जीआई टैग। पहाड़ी तूर दाल है जीआई टैग। लिखाई या लकड़ी की नक्काशी के लिए जीआई टैग। नैनीताल मोमबत्ती जीआई टैग। रंग वाली पिछौड़ा को जीआई टैग दिया गया है। लीची, अब लीची का ऑलरेडी बिहार को तो मिल चुका है, अब आपको समझ आए लीची आ गया, अब लगा दो भाई बिहार। तो दिसंबर को अगर पूछा गया, हाल ही 4 दिसंबर को जीआई टैग लीची को दिया गया उत्तराखंड। आडू है उत्तराखंड। रम्माड रामन मुखौटे उत्तराखंड। तो ये 18 के 18 प्रोडक्ट रहे हैं। अल्मोड़ा लाखोरी मिर्च को दिया गया था। ठीक है, तो 18 को देख लिया आपने। जीआई टैग बेसिकली किसी कृषि प्राकृतिक अथवा विनिर्मित उत्पाद यानी हस्तशिल्प
अथवा औद्योगिक वस्तु को प्रदान किया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है या जिसे किसी निश्चित क्षेत्र में ही उगाया जाता है या निर्मित किया जाता है। जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों के घटक के रूप में शामिल किया जाता है, पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत। अगला बढ़ते, अगली न्यूज है आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो लद्दाख का है सीबाकथर्न, तो सीबाकथर्न को मिला है जीआई टैग। तो आपसे पूछ लेंगे कि सीबाकथर्न को जीआई टैग मिला है, किस प्रदेश से संबंधित है, किस केंद्र शासित प्रदेश या प्रदेश, तो आप याद रखिएगा लद्दाख। सीबाकथर्न जो कि वंडर प्लांट लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश या ठंडे रेगिस्तानों की सोने की खान के नाम से जाना जाता है। सीबाकथर्न वंडर प्लांट लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश या ठंडे रेगिस्तानों की सोने की खान कहा जाता है सीबाकथर्न को। इसको जीआई टैग दिया गया है और ये चौथा जीआई टैग मिल चुका है, चौथा उत्पाद है लद्दाख का। पहला जो रहा वो पश्मीना, खुबानी और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी को ऑलरेडी पहले मिल चुका है जीआई टैग। सीबाकथर्न का 90% जो उत्पादन भारत के लद्दाख के कारगिल में होता है। सीबाकथर्न लद्दाख का दूसरा फल है। बढ़ते हैं आगे, अगली न्यूज़ है दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ होगा, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पर होगा दोस्त, ग्वालियर, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। अगली न्यूज़ है आपकी, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ पर किया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, 3D दुनिया का 3D, तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, तो याद रखिएगा कहाँ पर होगा 3D प्रिंटेड मंदिर, तो ये होगा आपका तेलंगाना के हैदराबाद में। इतनी ही आपकी एग्जाम की बात है, इतना ही पूछ लेंगे। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, दुनिया पूरे विश्व में 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ होगा, तेलंगाना हैदराबाद में। और भारत देश का पहला AI शहर कहाँ बन रहा है, अपने उत्तर प्रदेश लखनऊ में, है ना, पढ़ रहे होंगे आप। चलिए, तो याद रखिएगा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर अनावरण किया गया है, यह अनावरण किया गया तेलंगाना हैदराबाद में। अगला है आपका राज्य के हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना। तो राज्य के हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना करने वाला भारत देश का पहला राज्य होगा केरल। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे कि राज्य यानी कौन सा पहला राज्य है जो कि अपने राज्य के हर जिले में जो है हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना करने वाला बन गया है। तो सिंपल सी बात है, केरल है, जहाँ पर 14 जिले हैं। यूपी में तो 75 जिले भाई, तो 14 जिलों में जो है हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। जो हॉल मार्किंग है BIS, तो BIS जो है हॉल मार्किंग केवल 2 ग्राम से अधिक वजन वाले टुकड़ों पर लागू होता है, केवल 2 ग्राम से अधिक वजन वाले टुकड़ों पर लागू होता है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ है पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना कौन सा है, कोस्टा सेरेना है। तो कहाँ से ये शुरू किया गया है दोस्तों, शुभारंभ इसका कहाँ से हुआ है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया गया है। तो मुंबई महाराष्ट्र में कोस्टा सेरेना जो कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है, इसका शुभारंभ किया गया है कोस्टा सेरेना का मुंबई महाराष्ट्र से। कोस्टा क्रूज इटली कार्निवाल कॉरपोरेशन का हिस्सा है जो प्रतिष्ठित क्रूज ब्रांडों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी क्रूजिंग समूह में से एक है। भारत का जो टारगेट है 2047 तक 5 करोड़ क्रूज यात्रियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 5 करोड़ क्रूज यात्रियों का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक डिसाइड किया, 2047 तक। अगली न्यूज़ है आपका 32 नंबर, यूनेस्को के, नंबरिंग तो मैंने ही की है, ठीक है। यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में कोझिकोड और ग्वालियर शामिल हुआ है। तो हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला कौन सा शहर है, कोझिकोड। तो कोझिकोड जो कि केरल का है और ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का है। तो केरल की कोझिकोड को साहित्य के शहर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया गया है यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में। तो यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला साहित्यिक शहर में कोझिकोड केरल का, संगीत के शहर में ग्वालियर मध्य प्रदेश को स्थान दिया गया है।
कोझिकोड और ग्वालियर के यूनेस्को क्रिएटिव शहर सूची में शामिल होने के बाद भारत में इसकी जो संख्या है वह 8 हो गई है। तो पहले 6 ऑलरेडी थे ही, अभी 2 और शामिल हो गए, कोझिकोड केरल का और ग्वालियर मध्य प्रदेश का। इसी के साथ यूनेस्को क्रिएटिव शहर सूची में भारत के 8 शहर जो है वो शामिल हो गए हैं। अभी तक आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। तो भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश के दामोह में। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा बना, दामोह है। केंद्र सरकार ने नौरादेही अभयारण्य को दामोह जिले की दुर्गावती अभयारण्य को विलय कर दिया। तो विलय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी। विलय, तो जब विलय हो गया तो हो गया बड़ा भाई, छोटे छोटे बड़े बन गए, तो जो कि भारत देश का जो है सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन गया और भारत देश का ये 54वां बाघ अभयारण्य होगा। कौन सा? 54वां। ठीक है, तो वीरांगना दुर्गावती जो अभयारण्य टाइगर रिजर्व बना दिया गया, तो इन अभयारण्य को मिला दिया गया, एक कर दिया गया और नाम रख दिया गया वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। दुर्गावती के नाम पर ही कर दिया गया टाइगर रिजर्व को। तो देश का ये 54वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। तो एपीएस के पेपर में 7 जनवरी को पेपर हुआ, पूछ लिया कि जनवरी 2023 तक भारत में कितने टाइगर रिजर्व रहे हैं। वहाँ स्टेटमेंट में दिया कि जनवरी 2023 तक 53 टाइगर रिजर्व रहे, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। पेपर आप टेलीग्राम पर देख चुके होंगे। और पूछा गया था टाइगर जो परियोजना है वो कब आई थी। तो आप जानते हो टाइगर परियोजना, बाघ परियोजना कितना है, 1973 का है। कई बार पूछा गया, फिर एपीएस में पूछा गया। टोटल जनवरी 2023 तक कितने, 53 टाइगर रिजर्व। अब कितने हैं दिसंबर तक? 54 टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व आपका वीरांगना दुर्गावती के साथ 7 टाइगर रिजर्व वहाँ हो चुके हैं। ठीक है, 53। अब उसके बाद भी 2 और बढ़ गए। एक तो मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, उसके बाद राजस्थान का एक है धौलपुर करौली। तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व हो गया। तो अब तक जो है वीडियो रिकॉर्डिंग यानी जनवरी 2024, 10 जनवरी 2024 तक कह सकते हैं। टोटल कितने दोस्त? तो जनवरी यानी वीडियो रिकॉर्डिंग तक तो जो है भाई 23 आयोग भी कह रहा 23 जनवरी तक, है ना। अब 2 और बढ़ा दो आप, तो 23 और 53 तो 54 और 55, तो 55 टाइगर रिजर्व है आज की डेट तक। ठीक है, एनटीसी की वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पर आप देख लीजिए। कहीं आपको डाउट अगर हो 54 है कि 55 है कि 56 है कि 58 है कि 60 है, कोई 55वां बोलता, कोई 56वां बोलेगा। एक्चुअली आप जब लिस्ट देखेंगे एनटीसी की वेबसाइट पर, तो जो एनटीसी कहता है जो आपका उत्तर प्रदेश का है अमनगढ़ को जो है कार्बेट का ही मान लेता है बफर जोन, उसको टाइगर लिस्ट में देता ही नहीं नंबरिंग की, वो नंबरिंग किसी नंबर उसी के नीचे ऐड कर देता है कि अमनगढ़ जो है आपका कार्बेट का जो है बफर जोन है, तो इसलिए वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो टोटल 55 है, काउंटिंग के हिसाब से याद रखो, आयोग भी वही कहेगा क्योंकि जनवरी तक जो है 53 वो मान रहा है। तो सिंपल सी बात है कि 2 और ऐड करोगे तो 55 हो जाएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के दामोह में होगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसका किलोमीटर जो बड़ा है सबसे, तो कितना वर्ग किलोमीटर होगा, 2300 वर्ग किलोमीटर में होगा फैला ये। और मध्य प्रदेश का ये 7वां बाघ अभयारण्य होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगली न्यूज़ है तमिलनाडु के नीलगिरी तहर की संरक्षण की परियोजना है। तमिलनाडु का नीलगिरी तहर है तो संरक्षण परियोजना। तमिलनाडु सरकार ने राजकीय पशु नीलगिरी तहर, जो कि बकरी की प्रजाति होती है, इसको नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है इसके लिए। तो नीलगिरी तहर परियोजना शुरू करने वाला राज्य है तमिलनाडु। स्थानीय रूप में जो ये बकरी की एक प्रजाति है नीलगिरी तहर, वराई आदू के नाम से भी चर्चित है नीलगिरी तहर, जो कि पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। नीलगिरी तहर जो है, इन पहाड़ी बकरियों को, नीलगिरी तहर को माउंटेन मोनार्क भी कहा जाता है, माउंटेन मोनार्क। नीलगिरी तहर जो है एक लुप्तप्राय प्रजाति है, नीलगिरी तहर का उल्लेख संगम तमिल साहित्य में भी मिलता है। अगला है आपका दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में होगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन जो सेंटर होगा वह वाराणसी में। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ होगा दोस्त? तो दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र होगा, सेंटर जो होगा वह वाराणसी में। नाम है स्वरवेद। तो स्वरवेद महामंदिर है, यूपी स्पेशल भी है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र होगा वाराणसी में, नाम है इसका स्वरवेद महामंदिर। तो इसका उद्घाटन मोदी जी ने 18 दिसंबर 2023 को किया है। यह एक 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है। एक साथ यहाँ पर 20,000 लोग जो है ध्यान लगा सकते हैं। तो 20,000 लोग हैं, कितने? 20,000 लोग। मंदिर जो है वो कमल के फूल की आकृति में तैयार किया गया है।
जिसकी दीवारों पर 4000 वेदों की श्लोक अंकित है। मंदिर की भव्य नक्काशी भी की गई है। मंदिर की 7 मंजिलें 7 चक्रों को समर्पित हैं। अगली न्यूज़ है भारत की बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। तो पहला तो भारत के सबसे बाहर जो भारत के रहा सबसे बड़ा मंदिर था वो था कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। तो कंबोडिया में स्थित भारत की बाहर बना सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर था वो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, जो कि 500 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। अब जो है दूसरा भी हो गया है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, वह है अमेरिका के न्यू जर्सी की रोबिन्सविले टाउनशिप में। तो पूछ लेंगे कहाँ होगा, अमेरिका के न्यू जर्सी में। तो ये पहला अंकोर वाट मंदिर है। और दूसरा जो होगा अमेरिका का ये है VSVS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। इसका उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को किया गया। तो VAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम, वहीं पर जो नई दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर है 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये अक्षरधाम मंदिर होगा VSVS स्वामी नारायण, अमेरिका में होगा दूसरा। पहला अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में रहा ही है। अगला है आपका 17 दिनों के बाद सिल्कियारा सुरंग के अंदर बचाव अभियान पूरा। तो चर्चा में रही जहाँ पर 41 मजदूर फंसे हुए थे। तो ये सिल्कियारा सुरंग है किस राज्य से संबंधित होगी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। तो उत्तराखंड राज्य संबंधित रहा है। अथक प्रयास किया गया तो 17 दिन के बाद 41 मजदूरों को जो है वो बाहर कर लिया गया। ठीक है। इस बचाव अभियान में राइट होल खनिकों या राइट माइनर ने 24 घंटे से भी कम समय में अंतिम 10 मीटर की खुदाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाई जब अमेरिका की अगर ड्रिल मशीन जो है खुदाई के दौरान टूट गई थी। तो राइट होल खनिकों या राइट माइनर जो रही है 24 घंटे के अंदर, कम समय में जो है 24 घंटे के अंदर ही 10 मीटर खुदाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन 41 श्रमिकों में यूपी के कितने थे, तो यूपी के 18 मजदूर भी फंसे हुए थे, माफ़ कीजिए 8। ठीक है। तो यूपी के 41 में कितने थे, 8 थे। और क्या इंपॉर्टेंट है, सुरंग को जो सुरंग है ना बनाने की सिल्कियारा, ये 4.5 किलोमीटर लंबा बनाने की योजना है। तो 4.5 किलोमीटर सिल्कियारा सुरंग की बात की गई। यह धरासू को यमुनोत्री से जोड़ेगा। इसका निर्माण नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका मीटर, कितनी किलोमीटर की होगी, तो 4.5 किलोमीटर की सुरंग होगी सिल्कियारा। कहाँ पर, उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिला। मजदूरों को बाहर निकालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलिया के किनकी, अर्नोल्ड डिक्स की। अगली न्यूज़ है आपका IIL द्वारा बच्चों के लिए खसरा और रूबेला टीका माबेला लॉन्च किया गया है। तो माबेला जो कि बच्चों के लिए खसरा और रूबेला टीका है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, IIL के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, तो माबेला को तमिलनाडु की उद्गम मंडल, ठीक है, तो तमिलनाडु माबेला को लॉन्च किया गया है। बच्चों के लिए खसरा और रूबेला टीका संबंधित है ये। और जो IIL कंपनी 1998 में स्थापित थी और यही जो कंपनी है इसी ने जो है भारत का पहला सुरक्षित बेरोसेल रेबीज वैक्सीन अभयरव, तो भारत का पहला सुरक्षित बेरोसेल रेबीज जो वैक्सीन रही वो अभयरव रही है। इसको डेवलप किया था IIL ने ही। तो माबेला को भी इसने डेवलप किया है, तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। वर्तमान में जो अभयरव है वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है ये वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एंटी रेबीज वैक्सीन है। कौन सा, अभयरव। अगला है तंजानिया की राष्ट्रपति की भारत पर यात्रा। तो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं कौन दोस्त, तंजानिया की राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन। कौन है ये, सामिया सुलूहु हसन है। तो आपसे पूछ लेंगे निम्नलिखित में तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है, तो सामिया सुलूहु हसन है। भारत की यात्रा पर रही हैं। तो 8 वर्षों से अधिक समय के बाद तंजानिया के किसी राष्ट्रपति की भारत पर यात्रा रही है। तो कौन थी, सामिया सुलूहु हसन। ठीक है। इसके बाद तंजानिया के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में जी भी शामिल होने के निर्णय को स्वागत किया। भाई आओ शामिल हो जाओ। ठीक है। 2028-29 में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के लिए भारत की जो उम्मीदवारी है समर्थन के लिए तंजानिया के समर्थन की सराहना भारत की ओर से की गई। तो आपको याद रखना है कि भाई सिंपल सी बात, तंजानिया की जो राष्ट्रपति नाम क्या है इनका है, सामिया सुलूहु हसन। सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया है। तो आपसे पूछ लेंगे कि हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की जो मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है किस देश की राष्ट्रपति, तंजानिया, नाम है सामिया सुलूहु हसन। तो ये जो JNU ने सम्मानित किया है जवाहरलाल नेहरू ने, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित की जाने वाली वो पहली ही महिला है, पहली ही महिला। तो आपसे पूछ ले कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला कौन होती, यही है तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन, पहली महिला, अपने देश की नहीं बाहर की थी। आगे अगले न्यूज़ है आपकी भारत की
पहली वर्टिकल विंड टनल है? तो बस इतना ही आपके लिए होगा जाएगा। पूछ लेंगे कि भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल, तो भारतीय सेना की। किसने? भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में अपनी पहली वर्टिकल ऊर्ध्वाधर विंड टनल स्थापित की है। तो भारतीय सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। ठीक है, तो भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल किसके द्वारा? भारतीय सेना। तो याद रखिएगा किसके द्वारा है? भारतीय सेना के द्वारा है। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बात की गई है भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल की। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। अगला फैक्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र संस्था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य। तो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसका सदस्य भारत बना है। तो नवंबर 2023 में भारत संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था का सदस्य बन गया है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य भारत कब बना है? नवंबर 2023 में बन गया है इस संस्था का सदस्य। CAC की जो कार्यकारी समिति है, कार्यकारी समिति की इटली में जो बैठक हुई थी, यानी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की जो बैठक हुई थी, कहाँ? रोम, इटली में। तो वहीं पर भारत को जो है इस कमीशन में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बैठक कहाँ हुई? रोम, इटली में। वहीं पर भारत को कमीशन में एशियाई क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में चुन लिया है नवंबर 2023 से। इस कमीशन की स्थापना जो हुई थी 1963 में की गई थी। वर्तमान में 189 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन भी सदस्य है। अगला है आपका कि शांति निकेतन तथा होयसल के पवित्र मंदिर समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन से शहर जो हाल ही में शामिल हुए? तो ये आपका शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल का, होयसल है आपका जो कि मंदिर पवित्र है कर्नाटका का। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन, जहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कर्नाटक स्थित होयसल के पवित्र मंदिर समूह विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। तो याद रखिएगा। इसके बाद विश्व धरोहर सूची जो शामिल किया गया है, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति जो बैठक हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो ये भी याद रखना आपको कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की जो बैठक हुई थी, ये हुई थी रियाद में। कहाँ पर हुई थी? रियाद में। तो ये सऊदी अरब के रियाद में हुई थी बैठक, और वहीं पर जो है ये जो है निर्णय जो है लिया गया कि शांति निकेतन और होयसल पवित्र मंदिर समूह को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की बात की गई। और भारतीय स्थलों की कुल संख्या, तो भारतीय कुल स्थानों की संख्या 42 हो गई। 34 इसमें की सांस्कृतिक होंगे, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये मिश्रित है, आप कंचनजंगा मिश्रित है, बाकी 7 प्राकृतिक हैं, 42 जो है टोटल है, 34 सांस्कृतिक हो जाएंगे। तो 42 में 34 हो गए, 7 प्राकृतिक, एक मिश्रित। इससे पहले भी सम्मिलित किए गए काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है ना, धौलावीरा, तो ये सम्मिलित ऑलरेडी हो चुके हैं। तो शांति निकेतन और आपका होयसल के साथ टोटल 42। बढ़ते हैं आगे। अगला आपका है भारतीय वायुसेना का नया ध्वज। इस ध्वज का जो अनावरण है वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने 8 अक्टूबर 2023 को प्रयागराज में बमरौली, तो बमरौली हवाई अड्डा भी है आपका, यूपी स्पेशल में पढ़ते हो प्रयागराज में। तो प्रयागराज में जो बमरौली स्थित वायुसेना के मध्य कमान जो है मुख्यालय में किया गया। तो भारतीय वायुसेना का नया ध्वज का जो अनावरण है ये प्रयागराज में बमरौली में किया गया है। और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य जो है क्या है? तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभा ईश्वर सदीप्तम ईगल है। ठीक है, तो ये आदर्श वाक्य है। ये आदर्श वाक्य जो है भगवत गीता से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वैभव के साथ आकाश को छुओ। आज़ादी के बाद 1951 में यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगा झंडा लगाकर नया ध्वज बनाया गया था। 72 वर्ष बाद जो है 8 अक्टूबर 2023 को जो है नया ध्वज भारतीय सेना को जो है मिला है। बढ़ते हैं आगे। अगली न्यूज़ है आपका 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन किया गया है। किसमें? तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम विधेयक है 2023। तो कौन सा एक्ट में संशोधन हुआ है? 1969 के एक्ट में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा कानून के द्वारा जो है 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन कर जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है। किसको? आधार को। तो आधार को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट यह है कि संशोधित अधिनियम के प्रभावी होने के बाद शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, नियुक्तियों व मतदाता सूची में
नाम लाने आदि के मामलों में एक ही जन्म प्रमाण पत्र को प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। ठीक है, तो आज आधार को जो है वो अनिवार्य कर दिया गया संशोधन के बाद। ठीक है, तो संशोधन किया गया 1969 में कि जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए क्या है, आधार को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है। पहली बार जो है संशोधन हुआ है इसमें। अगला है आपका कि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने इतिहास रच दिया है। तो आपकी एपीएस के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि जो आपका चंद्रयान है वो कब भेजा गया था, तो ये 14 जुलाई 2023 डेट दिया हुआ था एग्जाम में एपीएस की। ठीक है, तो इस तरह बस पूछ लिया था, इतना ही। तो इससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं तो अमेरिका, चाइना और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है। ठीक है, तो चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला चौथा है। वहीं पर अगर पूछा जाता है दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, तो ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं रहा है, भारत नंबर 1 बन गया इसमें। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश। इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को, ये 23 अगस्त को वहाँ पर, ठीक है, तो 14 जुलाई को भेजा गया, तो वहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर 14 अगस्त 2023 को पहुँचा था। साथ ही आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछ ले कि जो कौन सा वो प्रक्षेपित बांध रहा है, तो ये श्रीहरिकोटा से जो है कौन सा रहा है, LVM-3 यम के 4 तो ये पूर्व नाम है GSLV Mark 3। ठीक है, तो हो सकता है आपको ऑप्शन में दिखे ही ना, दे दें वो पुराना ही नाम GSLV Mark 3। तो GSLV Mark 3 या जो है आपका LVM-3, तो LVM-3 यम के 4 यही आपकी ऑप्शन एग्जाम में दे देंगे। तो इस वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। तो रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण के बाद जो है 41 दिन बाद की यात्रा पूरा कर चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर निर्धारित योजना अनुसार सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री भारत से बाहर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी के लिए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए 23 अगस्त यानी 2023 को जो है चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। तो 23 अगस्त को मोदी जी ने कहा है कि ऐतिहासिक दिनों को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की बात की। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अब मनाया जाएगा 23 अगस्त को। वहीं पर विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के स्थल का जो नामकरण है वह शिव शक्ति के स्थल करने की घोषणा की, शिव शक्ति। चंद्रयान 2 के लैंडर के चंद्रमा से टकराने के स्थल का नामकरण तिरंगा पॉइंट के रूप में उन्होंने किया था। तो चंद्रयान 2 के लैंडर चंद्रमा से जब टकराया तो उसका नाम उन्होंने तिरंगा पॉइंट रखा। अब जब ये उतरा 23 अगस्त को, तो 23 अगस्त का दिन होगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और वहीं पर स्थल होगा शिव शक्ति स्थल नाम। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल विक्रम, तो ये दूसरा मॉड्यूल है लैंडर मॉड्यूल विक्रम है, और तीसरा है रोवर प्रज्ञान। बढ़ते हैं आगे। अगला आपका बिहार जातिगत जनगणना रही है। तो बिहार जातिगत गणना के आंकड़े कुछ आए हैं। बिहार में जनवरी मई 2023 के बीच कराए गए जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट 2023 2 अक्टूबर को जो है ये जारी की गई। बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई इसके हिसाब से दिखाया जा रहा है 13,07,25,310। कितना? 13,07,25,310 पाई गई है, जिसमें बिहार में रहने वाले 12,53,53,288 की बात की गई और बिहार में बाहर रहने वालों की संख्या लगभग 53,72,022 है। तो बिहार जाति का जो जनगणना हुई है इसमें बताया गया है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यानी जो सेक्स रेशियो है 953 है। तो 953 जो है महिलाएं होंगी 1000 पुरुषों पर। कुछ जातिगत जनगणना है। तो पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर बताया गया है। पिछड़ा वर्ग कितना है भाई? तो पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर 27.12% है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वो 36% के आसपास। ठीक है, अनुसूचित जाति का 19.65 है। तो ये है। तो बिहार एग्जाम के लिए बिल्कुल डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आपके एग्जाम में यूपीपीसीएस वगैरह में पूछ लेंगे आरओ में कि जाति धर्म आधारित भी जनगणना है। 82% हिंदू हैं तो 18% मुसलमानों अल्पसंख्यकों की बात की गई है और ये सब बातें हैं मोटी मोटी। तो हिंदू मुस्लिम की बात करो कि हिंदू 81.99 हैं, 17% हैं। ईसाई में आप देखो पॉइंट में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर हिंदू बाहुल क्षेत्र है। और आपको क्या और याद रखना है बस, और आपको कुछ याद नहीं रखना यहाँ पर, बस इतना ध्यान रखना है कि बिहार जो जातिगत गणना है ना, इसकी जो आंकड़े जारी करना है वो देश का पहला ऐसा राज्य है बिहार जो कि पूरे देश में कहीं भी 1931 के बाद जाति सर्वे के आंकड़े नहीं आए थे। तो 1931 के बाद जो है ये जातिगत गणना है और बिहार है जातिगत गणना करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला फैक्ट है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समूह G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में 9 से 10 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ है। तो कल्याण जो आपका भारत मंडपम रहा है दिल्ली में, जो विशेष बनाया गया था G20 का भी चर्चा में रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान की भारत मंडपम में, कहाँ पर भारत मंडपम बनाया गया था, प्रगति मैदान में, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। तो G20 कहाँ पर हुआ, दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में, प्रगति मैदान भारत मंडपम में आयोजन रहा है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन रहा है 9 से 10 सितंबर 2023 को। शिखर सम्मेलन की थीम क्या रही है, तो वसुधैव कुटुंबकम। क्या थीम थी दोस्त, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसकी अध्यक्षता 17वें वाली यानी 18वें रहे तो 18वीं की जो अध्यक्षता की गई वो 1 दिसंबर 2022 से 17वां जो सम्मेलन हुआ उसके बाद अध्यक्षता के लिए सौंप दिया गया G20 का भारत को। तो दिसंबर 2022 से भारत ने जो है ये अध्यक्षता संभाली थी। तो अब 2023 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, प्रगति मैदान रहा है भारत मंडपम में। इसमें क्या हुआ कि यूक्रेन में युद्ध रहा, तो यूक्रेन मुद्दे के चलते, युद्ध के चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व अन्य कारणों से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें जो है वो सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो पाए थे। वहीं पर रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है तो उनके विदेश मंत्री आ गए थे, सर्गेई लावरोव। चीन से जो है जिनपिंग भी नहीं आए, तो ये ली क्यांग उनको भेज दिए, वहाँ के प्रधानमंत्री चीन के। मैक्सिको का प्रतिनिधित्व भी वहाँ की अर्थव्यवस्था के मंत्री आए थे, रॉकविल सांचेज। बाकी सब बहुत सारे इसमें लोग आए थे, अमेरिका है ना पूरा, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो कौन नहीं आया था यहाँ पर, आप थोड़ा देख लीजिए। व्लादिमीर पुतिन रहे हैं, चीनी राष्ट्रपति भी नहीं आए थे, कि प्रतिनिधि अपने आ गए थे, चीन के प्रधानमंत्री आए थे। मैक्सिको के भी कोई नहीं, तो वहाँ का प्रतिनिधित्व भेजा गया था, मंत्री हैं रॉकविल सांचेज। समूह के 20वें सदस्य यूरोपीय संघ ईयू का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन, नाम क्या है, उर्सुला वान डेर लेयन, व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने किया था। समूह के 20वें सदस्य यूरोपीय संघ ईयू का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन, उर्सुला वान डेर लेयन। इसके बाद अफ्रीकी संघ AU, ठीक है, अफ्रीकी संघ, तो अफ्रीकी यूनियन जिसे G20 का नया 21वां सदस्य इस शिखर सम्मेलन में बनाया गया, इसके अध्यक्ष अजाली अस्सुमानी शामिल थे। तो अफ्रीकी संघ जो है G20 में अब हो गया 21वां सदस्य, अब G21 हो जाएंगे। तो 21वां सदस्य कौन बना है, अफ्रीकी यूनियन है, अफ्रीकी संघ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ के पश्चात अफ्रीकी संघ G20 में सदस्य के रूप में शामिल होने वाला दूसरा संघ है। तो पहले यूरोपियन यूनियन शामिल ही था, अब हो गया अफ्रीकी यूनियन। तो 21वां सदस्य के रूप में अफ्रीकी जो संघ है ये शामिल हुआ है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से G20 समूह सदस्यों में शामिल होने वाला कौन सा संघ है या कौन सा है, वो अफ्रीकी संघ होगा, ठीक है। तो ये दूसरा संघ है, पहला यूरोपियन यूनियन रहा ही। अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने से G20 की सदस्यों की संख्या अब 21 हो गई है। तो 21वां सदस्य बना है तो 21 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है इस समय, तो एंटोनियो गुटरेस है। वहीं पर WHO के प्रमुख टेड्रोस गैब्रियसस और विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा हैं। IMF के जो प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, वहीं पर WTO की महानिदेशक नागोजी ओकोजो-इवेला भी सम्मेलन में शामिल रहे हैं। अगला है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 10 सितंबर को, 9 से 10 सितंबर रहा है, तो 10 सितंबर को सम्मेलन की समापन से पूर्व सभी वैश्विक नेताओं ने राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दे देंगे कि इसका समारोह जो है कहाँ हुआ, भारत मंडपम में, फिर दे देंगे दूसरा, पूछ लेंगे दूसरा डाल के ऑप्शन बी में कि 10 सितंबर को यानी समापन पर जो है सभी जो पूर्व वैश्विक नेता रहे राजघाट में महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि को जाकर अर्पित की। महात्मा गांधी की जगह किसी और को दे देंगे तो वो तथ्य आपका गलत हो जाएगा, इस तरह पूछ लेंगे थोड़ा। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता का प्रतीक गोविल ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंप दिया। तो भाई दिसंबर से रहा है, पहले ही 1 दिसंबर 2022 से अपना भारत अध्यक्षता, तो G20 18वां सम्मेलन, ठीक है। तो 18वां रहा, अब 19वां जो शिखर सम्मेलन उसके लिए अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को मोदी ने कहा अब तुम्हारा नंबर है, तुम ले लो। तो G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2023 से औपचारिक रूप से ब्राज़ील के पास आ गई है। G20 का जो आगामी 19वां शिखर सम्मेलन होगा वह अब ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो 2024 में होना है। तो 18वां अपने भारत में हुआ है, 19वां कहाँ होगा, यह ब्राज़ील में होगा, रियो डी जेनेरो में। राष्ट्रपति ब्राज़ील के कौन है, राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। और आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने के बाद
G20 की सदस्य संख्या 21 हो गई है। इसमें जो सदस्य हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटेन व अमेरिका के अतिरिक्त यूरोपीय संघ, उसके बाद है अफ्रीकी संघ। ये नया है, तो यही आपसे पूछ लेंगे नया सदस्य, तो अफ्रीकी संघ बना है। G20 का कोई स्थानीय सचिवालय व मुख्यालय नहीं है। सदस्य देशों में ही बारी बारी से किसी देश में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। आगामी शिखर सम्मेलन का मेजबान देश ही इस मंच के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछ ले, मान लो G20 का निम्नलिखित में से मुख्यालय कहाँ है, उसमें से 3 ऑप्शन दे दे, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, रियो डी जेनेरियो। तो आप एक ऑप्शन दे दे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप क्या लगाएंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत तो मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर है, तो बेसिकली जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC है, तो जो चाइना को वन बेल्ट वन रोड जो आ रहा है उसे को टक्कर देने के लिए है बेसिकली। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपीय कॉरिडोर का नाम, इस परियोजना में जो है रेल लाइनों, सड़क व बंदरगाहों का नेटवर्क होगा, जिनके द्वारा आयात व निर्यात में सुगमता होगी। तो भारत व अमेरिका द्वारा प्रस्तावित भारत मध्य है, ठीक है, तो भारत व अमेरिका द्वारा प्रस्तावित है भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक कॉरिडोर, भारत व अमेरिका द्वारा। तो इसमें जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, इसका प्रत्युत्तर माना जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, अगला है आपका महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं ने दिल्ली विधानसभा सहित जो है महिलाओं के लिए, तो दिल्ली विधानसभा के आरक्षण की बात भी की गई है। तो महिलाओं के लिए 33% जो सीटें हैं वो आरक्षित करने की बात की गई है। तो महिला आरक्षण विधेयक, जिसे कि नारी शक्ति बंधन विधेयक नाम दिया गया है, महिला आरक्षण विधेयक को कौन सा? नारी शक्ति बंधन विधेयक नाम दिया गया है। कौन सा विधेयक? नारी शक्ति बंधन विधेयक। यह विधेयक मूलतः 128वां संविधान संशोधन विधेयक होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, अगर संविधान संशोधन पूछे तो 106वां होगा। संविधान संशोधन बिल अगर पूछा जाता है, बिल कौन सा रहा है, विधेयक कौन सा रहा है, तो 128वां रहा है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक तथा अधिनियमित होने के बाद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है, अधिनियम। तो अधिनियम संशोधन कौन सा? 106वां, और विधेयक होगा कौन सा? 128वां, जिसे संसद की दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। इस आरक्षण की नई जनगणना व परिसीमन के बाद ही प्रभावी होने की बात कही गई है, ठीक है। तो नई जनगणना जब होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद ये जो महिलाओं का आरक्षण का बिल है, नारी बंधन विधेयक, ये तभी जो है वो शुरू किया जाएगा, आरक्षण तभी होगा। संविधान का जो अनुच्छेद आपका 330 है, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा 131 सीटें पहले ही इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो SC ST के लिए जो लोकसभा में आरक्षित 131 सीटें हैं, आर्टिकल 100 यानी 330 से संबंधित है। इन आरक्षित सीटों में ही SC ST महिलाओं के लिए 33% सीटें पारित किए गए नियम के तहत स्वतः ही आरक्षित हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 330 आर्टिकल कहता है जो आपकी संविधान लोकसभा में आपकी जो 552 थी, अब तो 2 हट गई, तो 550 मैक्सिमम सीटें। तो 550 अगर सीटें हैं, तो 550 में अगर 131 जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं, तो इसमें जो आप महिला आरक्षण तो 131 SC ST में भी यहाँ पर जो है अप्लाई होगा आपका, तो 1/3 इसका अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे लगभग आएगी महिलाओं के लिए 131 SC ST में सीटों की जो आरक्षित संख्या होगी, इसका 1/3 होगा, यानी 33% होगा, ठीक है। तो 3 चौक 12, 3 तरीक 9, तो लगभग 43 सीटें यहाँ पर भी आप महिलाओं के लिए आरक्षित कर लेंगे, इस तरह यहाँ पर बताया गया है। 454 2 मतों के भारी बहुमत से लोकसभा में पारित हुआ। तो ये जब नारी बंधन विधेयक आया, तो जो लोकसभा है, लोकसभा में 2 लोग इसके विपक्ष में रहे, हम ना इसके पक्ष में ना हैं, हम बोल दिए। तो 2 वो कौन से रहे हैं? तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से रहे हैं, AIMIEM ही इसके विरोध में रही है। लोकसभा द्वारा पारित हुआ, फिर 21 सितंबर को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अनुमोदन 29 सितंबर को प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद जब असम राष्ट्रपति की मिल गई तो कानून जो है बन गया। जब कानून रूप ले लिया तो संविधान संशोधन विधेयक भी हो गया। तो संविधान संशोधन विधेयक 128वां जो है ये संविधान संशोधन अधिनियम बन गया 106वां। तो बिल पूछा जाता है तो 128 होगा, संशोधन पूछा जाता है अधिनियम तो 106वां होगा। अगला है आपका तथ्य इसमें कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए सर्वप्रथम HD देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने 21वां बिल जो है लाया था संशोधन वाला, 1996 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। फिर बात ऐसे चलती रही, उसके बाद फिर 13 पार्टी इसमें कुछ समर्थन। तो ये समझो कि सबसे पहले जो सर्वप्रथम महिला आरक्षण के लिए जो बिल लाया गया था वो कौन किसकी सरकार उस समय रही है नेतृत्व? HD देवेगौड़ा के टाइम पर। किसके दोस्तों? HD देवेगौड़ा। उसके बाद फिर बिहारी साहब भी जो है रहे हैं प्रयास में, लेकिन आप जानते हो जब
बहुमत ही नहीं रहता तो फिर काम नहीं बन पाता, बिल्कुल नहीं पास हो पाता है। बिहारी साहब ने भी, अटल बिहारी साहब ने भी जो है, वाजपेयी साहब ने भी प्रयास किया, फिर मनमोहन सिंह ने भी प्रयास किया, इन्होंने भी अपना लोकसभा में पारित नहीं करवा पाए थे। राज्यसभा में बहुमत रहा इनका तो राज्यसभा में तो पारित करवा ले गए, लेकिन जो है इन्होंने अपना लोकसभा में पारित नहीं करवा पाए, राज्यसभा में तो पारित हो गया था। तो तभी बिल फंसा रहा, तभी प्रयास किया गया था। उसके बाद अब मोदी जी आते हैं और इस समय जानते हो चल रहा धरना आगे पूरा, राज्यसभा हो या लोकसभा बहुमत ही है आपका। अब वहाँ देखोगे तो जैसे कुछ क्षेत्रीय पार्टी हैं, जैसे कि आपका उड़ीसा के बीजू दल वाली और आंध्रा के जगन मोहन रेड्डी साहब, ये भाजपा को सपोर्ट कर दिया, तो दिल्ली वाला जो राज्यसभा में नहीं पास हो रहा था बिल सर्विसेज वाला, उसको भी पास कर दिया गया, तो सपोर्ट मिल गया, तो राज्यसभा में बहुमत हो गया। समझ पा रहे हैं आप? वो बोलते हैं कि हम मोदी जी का सपोर्ट करेंगे, तो पास करवा दिए, तो बिल पास हो गया। तो बहुमत राज्यसभा में नहीं रहा, लेकिन इधर उधर अपना जो है जिसकी सरकार उसकी है। राज्यसभा तथा केंद्र शासित पुडुचेरी विधानसभा के लिए यह आरक्षण लागू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दिल्ली शामिल है, लेकिन यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, जहाँ पर विधानसभा चुनाव होता है, तो उसमें यह लागू नहीं होगा, ठीक है। बाकी दिल्ली विधानसभा में लागू होगा। लोकसभा में जो 543 सीटों पर चुनाव होता है, तो यहाँ पर बात की गई है कि इन सब पर भी जो है सब बातें हैं ना, कितने सीधे आरक्षित हो जाएंगे, तो वही सब बातें 1/3। पारित की गई संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ये जो प्रावधान है, वो 15 वर्ष के लिए है। समझ पा रहे हैं आप? 15 वर्षों के लिए आरक्षण जो प्रावधान चलेगा, उसके बाद फिर समीक्षा की जाएगी। यदि आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति बनती है तो इसका विस्तार किया जा सकेगा। लेकिन जब जानते हो आरक्षण एक बार चल गया अपना, चल गया, फिर अगर हटाने की बात होगी तो फिर प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन समीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। आगे अगला फैक्ट है कि हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI आधारित गजराज प्रणाली है, ठीक है। तो गजराज प्रणाली का संबंध किससे है? गज मतलब हाथी, तो आप समझ ले जाएंगे कि हाथियों की मौत को रोकने के लिए है बेसिकली है। गजराज है बेसिकली किसकी? तो रेलवे द्वारा है। तो रेलवे ने जो है रेल पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI आधारित गजराज प्रणाली शुरू करने की घोषणा की, ठीक है। तो गजराज प्रणाली किसने शुरू किया? 2-3 मंत्रालय दे देंगे आपसे, तो याद रखिएगा रेलवे मिनिस्टर, तो रेलवे के द्वारा इसको शुरू किया गया है। यह प्रणाली असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा तमिलनाडु में लगाई जाएगी। कहाँ कहाँ? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, झारखंड और छत्तीसगढ़, तमिलनाडु होगा। गजराज जो प्रणाली 100 किलोमीटर की लंबाई में लगाया जाएगा। गजराज एक अनोखा ग्लास आधारित सेंसर सिस्टम होगा जो लोको पायलटों को हाथियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी देता है। जब कोई हाथी ट्रैक पर पैर रखता है तो यह सिस्टम ट्रेन नियंत्रण, स्टेशन मास्टर, ट्रेन ड्राइवरों, अन्य हितधारकों को अलर्ट उत्पन्न करता है, जो आसन्न खतरे को भांपकर एहतियाती कदम उठाने का मौका देता है, ताकि रेल की पटरियों पर जो है वो आए नहीं। तो याद रखिए गजराज प्रणाली रेलवे की होगी। 700 किलोमीटर बिछाने की बात की गई। अगली न्यूज़ है आपका भारत में सबसे सुरक्षित 10 शहर। भारत में सुरक्षित, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप हो सकता कंफ्यूज हो जाए। पश्चिम बंगाल का ही कोलकाता शहर लगातार तीसरे वर्ष है। तो NCRB का आंकड़ा है ये, NCERB, ठीक है। तो NCRB का आंकड़ा है कि 4 दिसंबर को जारी किया गया। तो NCRB कह रहा है कि जो कोलकाता शहर है ना, ये जो है टॉप पर है किसमें? सुरक्षित में। तो सुरक्षित शहरों की सूची में लगातार, पहली बार नहीं है, तीसरे वर्ष जो है ये लगातार कोलकाता ने पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत में सबसे सुरक्षित शहरों में पहला स्थान। NCRB तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो कि भारत में एक सरकारी संगठन है जिसका नाम भारतीय दंड संहिता और स्थानीय कानूनों SLL की आधार पर अपराध से संबंधित जानकारी एकत्रित करने, उसकी जांच करना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो मुख्यालय NCRB नई दिल्ली में है, गृह मंत्रालय के अधीन है ये। इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को की गई थी। तो सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है दोस्त? सबसे सुरक्षित शहर है कोलकाता, दूसरे नंबर पर चेन्नई है, तीसरे पर कोयम्बटूर है। तो सब साउथ ही वाले हैं यहाँ पर। कोलकाता पश्चिम बंगाल का है। बाकी सूरत भी है, पुणे भी है, हैदराबाद भी है, इलाहाबाद भी है, मुंबई भी है, कोझिकोड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूपी का टॉप 10 में कोई भी नहीं है। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कोलकाता ने टॉप किया है, दूसरे पर जो है चेन्नई है, तीसरे पर कोयम्बटूर है। अगली न्यूज़ है 50 नंबर। जयपुर के वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति मोकला, ठीक है। तो वैक्स म्यूजियम कहाँ? जयपुर में। यहाँ पर जो है डॉक्टर की जो है मोम की डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है। जयपुर वैक्स संग्रहालय नाहरगढ़ किले एक मोम प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर 2023 को अंबेडकर जी का किया गया है। मोम की मूर्ति 5 फीट 11 इंच की प्रभावशाली बनाई गई है, जिसका वजन लगभग 38 किलोग्राम का है। मोम की है अंबेडकर जी की। वैक्स म्यूजियम जयपुर राजस्थान है। विशेष रूप से इसे विरासत स्थल ऐतिहासिक नाहरगढ़ किले के भीतर ही दुनिया का पहला मोम संग्रहालय होने का गौरव प्राप्त है। तो जो ये नाहरगढ़ है आपका जयपुर में, नाहरगढ़ किले के भीतर बनाया गया है वैक्स म्यूजियम, ये विरासत स्थल में है। तो ये दुनिया का पहला मोम संग्रहालय होने का गौरव को प्राप्त है, ठीक है। और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। तो
स्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। तो 50 न्यूज़ आपने कंप्लीट किया है। अगली न्यूज़ आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाघ गणना रिपोर्ट है 2022। तो हर साल आप जानते हो टाइगर डे होता है, तो 29 जुलाई को हर साल टाइगर डे होता है। तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। तो इस दिन जो है पर्यावरण जो राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे हैं, इन्होंने जिम कॉर्बेट में राष्ट्रीय संस्थान प्राधिकरण यानी NTCA की गणना 2022 रिपोर्ट जारी की है। तो याद रखिएगा विश्व बाघ दिवस हर साल कब मनाते हो, 29 जुलाई को मनाते हो। और NTCA जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी, यहाँ पर संरक्षण होना चाहिए, ठीक है, संरक्षण। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गणना रिपोर्ट 2022 जारी की गई है और हर प्रत्येक 4 साल में जो है एक बार जारी की जाती है बाघ गणना। कितने वर्षों में? 4 साल के अंतराल पर जारी की जाती है बाघ गणना रिपोर्ट। 2018 की रिपोर्ट रही है कि 2967 बाघ थे। कितना? 2967 बाघ। अब 2022 में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 6.1% की दर से बढ़ी है बाघों की संख्या, 6.1%। पिछले 16 सालों में, तो 16 सालों में 260% की बढ़ोतरी हुई है। तो वर्तमान में कितने हो गए और पहले कितने थे? तो पिछले सेंसस में 2967 थे, 6% एक बढ़ोतरी के साथ अब जो औसत एवरेज जो संख्या बताई जा रही है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं तो औसत बता दिए रहे हैं, तो 3682 बाघों की संख्या हो गई है 22 की गणना के हिसाब से। इसके अनुसार देश में कम से कम 3167 और अधिकतम 3925 बाघ हो सकते हैं। तो इसका एवरेजन आएगा जो है 3682। तो आपकी एग्जाम में जो प्रश्न में विकल्प दिखेगा वो 3682 दिखेगा। बढ़ोतरी कितनी हुई है? पिछले के मुकाबले 6.1%। 2967 पहले था, अब कितना? 3682। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पर है? तो इस रिपोर्ट के हिसाब से, नई गणना के हिसाब से 785 बाघों के साथ मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है नंबर 1 है, दूसरे पर यहाँ पर होगा आपका कर्नाटक, तीसरे पर उत्तराखंड है। तो आपको याद रखना है बाघों की संख्या में बढ़ोतरी पिछले के मुकाबले, पिछला 2967 था, 6.1% बढ़ोतरी के साथ 3682 हो गई है। सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में 785 के साथ नंबर 1 है। ठीक है, कितना? 785 के साथ नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर जो है कर्नाटक है, तीसरे पर उत्तराखंड है। तो टॉप 3 को आप याद रखिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। वहीं पर यूपी का नंबर 8वें नंबर पर है। तो ये उत्तर प्रदेश में पहले 2018 के हिसाब से 173 थे, अब कितना हो गया है? 205 हो गया है यूपी में बाघों की संख्या। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई, बाघ सेंसस 2018 में 2967 थे, फिर 22 की रिपोर्ट आती है, 6% की बढ़ोतरी होती है, 3682 हो जाते हैं। सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश 785, कर्नाटका 563 दूसरे नंबर पर, उत्तराखंड 560 तीसरे नंबर पर। यूपी जो है बाघों की संख्या 8वीं है और यहाँ पर जो है नंबर के हिसाब से 205 बाघ हो गए हैं, पहले 173 थे। रिपोर्ट के अनुसार जो है देश के जो 53 टाइगर रिजर्व तो 55 हो गए हैं। तो ये उस हिसाब से देखेंगे 53 टाइगर रिजर्व, सबसे ज़्यादा 260 जो बाघ हैं वो जिम कॉर्बेट जो आपका टाइगर रिजर्व वहाँ पर थी पहला। इसके बाद बांदीपुर में है। तो आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक बाघों की संख्या आपको MP में मिलती है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो बात करेंगे वो भी MP ही है, जहाँ पर 7 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसके बाद अपनी दुधवा जो आपका टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर 135 बाघों की संख्या देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। रिपोर्ट में भी कहा गया कि टाइगर जो रिजर्व है बाघों की संख्या 10 से भी कम है, उसमें अपना रानीपुर का उत्तर प्रदेश का भी है। यूपी में आप जानते हो कि टाइगर रिजर्व है तो 4 है। पहला आपका जो है वो नेशनल पार्क जो कि दुधवा नेशनल पार्क है, तो वहाँ पर आपका एक टाइगर रिजर्व हो जाएगा दुधवा। दूसरे की बात की जाए तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तीसरा है जो आपका कॉर्बेट का बफर जोन है, दैट अमनगढ़ बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का। दुधवा लखीमपुर है, पीलीभीत में। इसके बाद चौथा जो लेटेस्ट रहा है यूपी का वो है रानीपुर, जो कि बुंदेलखंड रीजन का एक ही होगा। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में है। तो यूपी में 4 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहा है। शिवालिक पर्वत में ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई टाइगरों की, जिसकी देश में सर्वाधिक है। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश रीजन में आते हैं तराई, शिवालिक पर्वत, गंगा मैदानी में। तो बाघ सेंसस में आपने जो पढ़ा वो इतना इंपॉर्टेंट है कि 6.1% की बढ़ोतरी हुई दोस्त, पिछले के मुकाबले 2967 हुआ करता था, अब बढ़कर संख्या कितनी हो गई? 3682 हो गई। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या, दूसरे कर्नाटका, तीसरे उत्तराखंड है। वहीं पर उत्तर प्रदेश जो है पहले 173 थी, अब 205 हो गई है संख्या सबसे। तो इतना ही बस याद रखो आप,
है ना। रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया कि 19.42% की दर से देश में विगत 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 715 बाघ बढ़े हैं, रिपोर्ट में बताया गया है। बढ़ते आगे, यूपी में कितने टाइगर रिजर्व है? 4 है, याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? दुधवा है, पीलीभीत है, यमनगढ़ है और रानीपुर। अगली न्यूज़ है, PSLV C56 से 7 सिंगापुर के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है। 23 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहन PSLV C56 से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। तो एग्जाम में पूछ लिया आपसे, ये हाल ही में PSLV C56 से किस देश के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है? तो यह सिंगापुर का है। बस इतना ही आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगली न्यूज़ है, बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला भारतीय शहर बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। बस आपको याद रखना है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला जो शहर है वो बेंगलुरु है, कर्नाटका का। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम ये शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता और खुफिया जानकारी साझा करता है। तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर में शामिल होने वाला दुनिया का 41वां शहर है, दुनिया का 41वां है और भारत का पहला है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। अगली न्यूज़ है, अमेजन इंडिया का श्रीनगर में पहला फ्लोरिंग स्टोर। तो हाल ही में अमेजन इंडिया का कहाँ पर जो है पहला फ्लोरिंग स्टोर जो है ओपन हुआ है। तो इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू के श्रीनगर में। अमेजन इंडिया ने अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम आई हैव स्पेस की, तो आई हैव स्पेस जो कि कार्यक्रम है किसका? अमेजन इंडिया का है, अंतिम मील डिलीवरी। तो ये कश्मीर के श्रीनगर डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। किसने? अमेजन इंडिया ने। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल। भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नियंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप यानी GCRG की चैंपियंस समूह में 7 जुलाई 2023 को शामिल हो गया है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में भारत कब शामिल हुआ? 7 जुलाई 2023 को शामिल हो गया है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की स्थापना मार्च 22 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। चैंपियंस ग्रुप में भारत भी है। तो इसमें देखेंगे तो बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल की सरकारी राज्यों के प्रमुख इसमें शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है आपका, शिक्षा पर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स। तो जो प्रदर्शन यानी राज्यों केंद्र शासित प्रदर्शनों के लिए जो प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स है कौन जारी करता है? नीति आयोग या शिक्षा मंत्रालय। तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का है जो कि जारी करता है। तो प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2 जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2 का उद्देश्य है इष्टतम शिक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को बहुआयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करना। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि स्कूली शिक्षा में जो चंडीगढ़ है और पंजाब, इसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में टॉप पर रहे हैं। तो प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2 जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, टॉप राज्यों में आप देखेंगे तो पंजाब है और टॉप केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है। पंजाब और चंडीगढ़ को इंडेक्स की 6ठी ग्रेड में शामिल किया गया है। वहीं पर गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और तमिलनाडु को 7वें ग्रेड पर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम को सबसे नीचे। ठीक है, तो सबसे टॉप पर है पंजाब, चंडीगढ़ जो कि 6ठी ग्रेड में है। इसके बाद सबसे नीचे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम को सबसे नीचे ग्रेड में रखा गया है। वहीं पर PGI 2 यानी परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2 की जो 6 मानक है जो कि प्रदर्शन जो आपका ग्रेडिंग इंडेक्स है, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स को 6 मानकों पर आधारित जो है बनाया गया है। तो लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी है, स्कूल तक पहुँचे, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ कैसी हैं, समानता क्या है, गवर्नेंस, मैनेजमेंट और टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैसी है। तो इन सबको बेस बनाकर जो है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2 को जो है मानक बनाया गया आधार। उसी के हिसाब से रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। जारी किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया। पंजाब, चंडीगढ़ ने टॉप किया। सबसे निचले देखेंगे तो अरुणाचल, मिजोरम और मेघालय है सबसे नीचे। वहीं पर इसमें आप देखेंगे तो देखिए जो 6ठी श्रेणी रही उसमें पंजाब, चंडीगढ़ ने टॉप किया और 1 से लेकर के 5 तक कोई उसमें राज्य नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 5 श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं था।
तो पंजाब और चंडीगढ़ ने टॉप किया है राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में। इसके अलावा आप देखेंगे तो अरुणाचल, मिजोरम और मणिपुर। अरुणाचल, मिजोरम और मेघालय है, आप कीजिएगा अरुणाचल, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। तो मेघालय, मिजोरम है, इसने जो है सबसे निचले पायदान लिया है। वहीं पर यूपी के आप देख लो तो यूपी जो है छठी श्रेणी में, तो पंजाब श्रेणी, पाँचवीं श्रेणी तक तो कोई नहीं रहा। छठी श्रेणी में आप देखेंगे तो पंजाब, चंडीगढ़ ने टॉप किया है ना। उसके बाद सबसे निचले में अरुणाचल, मिजोरम और मेघालय रहा है। वहीं पर यूपी का अगर देखोगे तो यूपी 9वीं श्रेणी में है, 9वीं श्रेणी। तो 9वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 2 में इसमें जो है उत्तर प्रदेश जो है शामिल है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सिस्टम में जो है 9वीं श्रेणी में जो है उत्तर प्रदेश जो है आकांक्षी 2 के तहत, ठीक है। तो आकांक्षी 2 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 श्रेणी में जो है बनाई गई, उसमें 1000 अंकों के आधार पर उनमें दक्ष है, उत्कर्ष है, अति है तो उत्तम है, अति उत्तम, उत्तम, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, इस तरह। तो आकांक्षी 2 में है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। वहीं पर आकांक्षी 3 में सबसे निचले पे आप देखेंगे तो आपका गया है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। बढ़ते हैं आगे। अगला न्यूज़ है कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं तो कौन है वर्तमान में? श्रीलंका के राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे। इनकी भारत यात्रा रही है, ठीक है। श्रीलंका कौन है? राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। तो इसके अलावा ये आजकल चल रही न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कौन राष्ट्रपति कहाँ के? मालदीव के मुइज्जू, जिन्होंने कहा भारत से अपनी भारतीय जो सेना इसको बुला लो आप। तो राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री विक्रमसिंघे की यह पहली भारत यात्रा थी। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। श्रीलंका में यूपीआई के जरिए लेन देन, यूपीआई के जरिए लेन देन के लिए NIPL यानी इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और श्रीलंका पे के बीच नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता हुआ है यूपीआई के लिए। श्रीलंका के राज्य में दोनों देशों के बीच भुगतान प्रणाली सरल होगी। भारत और श्रीलंका ने इस दौरान प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी शीर्षक एक विजन दस्तावेज अपनाया है। इतना याद रखो आप, ठीक है। तो बस आप याद रखो यूपीआई जो है वो श्रीलंका ने स्वीकृति की यूपीआई के लिए। चले आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका से पहले भारत की जो यूपीआई सेवा है, श्रीलंका से पहले भारत की जो यूपीआई सेवा है इसको सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, भूटान और फ्रांस ने अपनाया है। अगला है आपका विश्व के शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर। तो विश्व के शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर, पहले नंबर पर है सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर। तो ये अमेरिका का नंबर 1 है सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? फ्रंटियर। दूसरे पर आता है फुगाकू जापान का, तीसरे पर लूमी फिनलैंड है, चौथे पर लियोनार्डो लेवन इटली है, समिट IBM अमेरिका का है, ये 5वें पर है। तो टॉप 5 में आप देखेंगे तो अमेरिका का, तो एक तो पहला वाला और 5वां, ठीक है। तो आपसे पूछ लेंगे कि विश्व का शीर्ष सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है या किस देश का है? पूछ लेंगे फ्रंटियर जो सुपर कंप्यूटर है, या आपको ऐसे जो है सुपर कंप्यूटर के नाम दे दे और कंट्री के नाम, कौन सा सही होगा आपको बताना होगा, है ना। ऐसे दे देंगे आपको, फ्रंटियर लिख देंगे, फिर जापान, फुगाकू, फिनलैंड, इस तरह दे देंगे। तो याद रख लीजिए, थोड़ा आप देख लीजिए कि फ्रंटियर अमेरिका है, फुगाकू जापान है, लूमी फिनलैंड है, लियोनार्डो लियोन इटली का है, ठीक है, और समिट IBM ये भी अमेरिका का ही है। तो ABCD करके दे देंगे आपको, 4 मिलान करने को, है ना। 1 2 3 लिख दिए, मिलाओ। या ऐसे पूछ लिए कौन सा टॉप पर, तो फ्रंटियर है अमेरिका का, फुगाकू दूसरे पर है। पहले फुगाकू था लेकिन फिर अमेरिका पर छाड़ दिया आपको। अगला आपका है शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो शंघाई सहयोग संगठन का 23वां जो शिखर सम्मेलन है कहाँ संपन्न हुआ है? तो वर्चुअल माध्यम से हुआ है और मेजबानी अध्यक्षता जो है वो भारत ने की है। इस शिखर सम्मेलन की जो थीम है वो क्या है? तो सुरक्षित SCO की ओर, सुरक्षित SCO की ओर इसकी थीम है। यहाँ पर टुवर्ड सिक्योर SCO है ना, सुरक्षित SCO की ओर है, सुरक्षित तो सिक्योर। तो यहाँ पर सिक्योर का देख रहे हैं आप, अर्थ क्या है? एस का मतलब है सिक्योरिटी, ई का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी का मतलब है कनेक्टिविटी, यू का मतलब है यूनिटी, आर का मतलब है रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। तो आर का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। वहीं पर ई का मतलब है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो याद रखना है SCO, ठीक है। तो शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की है, वर्चुअल के माध्यम से हुआ है ये। सुरक्षित SCO की ओर इसकी थीम रही है, सिक्योर का फुल फॉर्म आपने देखा है, और सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने यानी प्रधानमंत्री मोदी ने की है। वहीं पर जो सदस्य देश हैं, वर्ष 2024 को SCO पर्यावरण वर्ष घोषित किया है। तो SCO की जो शंघाई जो SCO है, तो SCO के जो देश हैं इन्होंने वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? SCO पर्यावरण वर्ष। तो SCO पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया है 2024 को। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है
एससीओ की स्थापना कब हुई है? 2001 में हुई है। वहीं पर वर्ष 2017 में भारत के साथ पाकिस्तान इसका अस्थायी सदस्य बना था। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में कजाकिस्तान की अस्ताना में प्रस्तावित है। 24वां, तो 23वां जो है वर्चुअल माध्यम से भारत की अध्यक्षता में हुआ है। 24वां जो होगा वो कजाकिस्तान की अस्ताना में प्रस्तावित है। 2024 को पर्यावरणीय एससीओ के रूप में जो है घोषित किया गया है। ठीक है, 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया? एससीओ पर्यावरण वर्ष 2024 का कहाँ होगा? कजाकिस्तान के अस्ताना में होगा। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। 2017 में भारत इसका स्थायी सदस्य बना। और ख़ास बात यह है कि सम्मेलन में जो है ईरान, किसको ईरान है, बेलारूस है और मंगोलिया, तो इसने पर्यवेक्षक देश के रूप में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में ईरान, बेलारूस, मंगोलिया पर्यवेक्षक देश के रूप में हिस्सा लिया था। आप पूछ लेंगे आपको कि संघाई सहयोग संगठन 23वां शिखर सम्मेलन 2023 में निम्नलिखित में से पर्यवेक्षक देश के रूप में कौन सा नहीं रहा है? तो इसमें ईरान रहा, बेलारूस रहा है, मंगोलिया। इसके अलावा जो बचेगा आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। वहीं पर ईरान एससीओ का नया सदस्य देश बना है। तो आपसे पूछ लेंगे निम्नलिखित में से एससीओ का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो ईरान जो पर्यवेक्षक देश के रूप में रहा है, तो बेलारूस, मंगोलिया। तो ईरान जो पर्यवेक्षक देश के रूप में, ये ईरान का नया सदस्य भी बन गया है एससीओ का। ठीक है, ईरान। अगला है कि जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया है। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत का पहला जो चैटबॉट टेलीमानस है लॉन्च कहाँ किया गया है? तो होगा आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। आपसे घुमा कर भी पूछ लेंगे कि भारत का पहला जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित भारत का पहला चैटबॉट, तो पहला भारत चैटबॉट नाम क्या है? टेलीमानस। ठीक है, तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के हैं। इन्होंने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है, जो स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों की 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगा। टेलीमानस संकटग्रस्त लोगों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करेगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है आपकी नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन। नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन या नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है, शहडोल में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के शहडोल में किया गया है। और नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का जो मिशन है, एनीमिया उन्मूलन का वर्ष 2047 तक किया गया है। लक्ष्य रखा है कितना? 2047 तक भारत से जो एनीमिया उन्मूलन किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य है विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना है। तो भारत में जो आदिवासी आबादियों के बीच सिकल सेल रोग है, उनको क्या है? उत्पन्न है। तो सबसे ज़्यादा आदिवासी आपको जानते हो, सेंसस 2011 के हिसाब से सबसे अधिक जो शेड्यूल्ड ट्राइब है किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। तो उन्हीं के बीच में, आबादी के बीच में सिकल सेल रोग भी पाया जाता है। तो सिकल सेल जो रोग है, एसडीजी, जिसे कि सिकल सेल एनीमिया के रूप में भी जाना जाता है, सिकल सेल रोग जिसे सिकल सेल एनीमिया के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसे आनुवांशिक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना और कार्य को प्रभावित करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पर? शहडोल, ईएमपी में सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन। और लक्ष्य कब तक है हटाना भारत से इसको? 2047 तक। तो भारत सरकार का लक्ष्य है। इसका जो सिकल सेल हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लगातार एनीमिया, तीव्र दर्द, अंग की खराबी, पुरानी अंग क्षति और जीवन प्रत्याशा में काफ़ी वर्षों में कमी देखने को मिलती है। तो सरकार का लक्ष्य कब तक है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का? 2047 तक। तो 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना भारत सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए मिशन जो उद्घाटन किया गया कंसल्टेंसी मिशन का, वह शहडोल ईएमपी में किया गया है। अगली न्यूज़ है आपका आईएनएस कृपाण। तो युद्धपोत आपका आईएनएस कृपाण है, आईएनएस यानी इंडियन नेवी शिप। तो इंडियन नेवी जो शिप है आपकी कृपाण है। तो भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कृपाण को 22 जुलाई 2023 को किसको सौंपा गया? सेवा मुक्त कर दिया गया है। हथियारों से लैस वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंप दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे कि हाल ही में उपहार स्वरूप जो सौंपा गया है आईएनएस कृपाण किस कंट्री को? वो वियतनाम को है। ठीक है, आईएनएस कृपाण किसको दिया गया है? वियतनाम को। और ये कमीशन किया गया था भारतीय सेना में कब? वर्ष 1991 में। बस इतना ही आप याद रखिए, इतना ही आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। युद्धपोत 90 मीटर लंबा है, 10.45 मीटर चौड़ा। इसकी अधिकतम जो क्षमता है वो 1450 टन की मालवाहक क्षमता है। तो आईएनएस कृपाण किसको सौंपा गया है इंडिया के द्वारा? तो ये वियतनाम को सौंपा गया है। 1991 में भारतीय सेना में इसको कमीशन किया गया था। अंतिम न्यूज़ है आपकी
राष्ट्रीय परिदृश्य की। ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो वो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। ईपीआर क्रेडिट यानी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना? इंदौर मध्य प्रदेश का। इंदौर नगर निगम प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद उनका पुनः चक्रण कर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। तो ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है दोस्त? नगर निगम है। तो देश का पहला नगर निगम आपका इंदौर, पहला शहर इंदौर। और इसी के साथ पूरा का पूरा आपका जो है यानी 50 पेज के साथ पूरा का पूरा राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।